हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर के वन शॉट लेक्चर का दिन। ये चैप्टर सबसे बड़ा है, सबसे लेंदी है, काफी अच्छी खासी वेटेज रखता है। 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर बनेगा। आई नो, लेकिन बेटा जी कुछ नहीं होता। 1 डेढ़ घंटा आराम से एक वीडियो सुनने में तुम्हारा कुछ नहीं चला जाएगा। मैं पूरा वन शॉट बना रही हूँ, तुम्हें मेरा वन शॉट एक ही बारी में बैठ के सुनना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कहीं उठ के नहीं जाना है, किसी का मैसेज को जवाब नहीं देना है। पूरा 1 घंटा बैठ के मेरे साथ पढ़ना है। तुम्हारा नाम मिलना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, तुम्हारी प्रेजेंस लगनी चाहिए और प्रॉमिस मिलना चाहिए कि पूरा 1 घंटा जितना भी लेक्चर है एक ही बार में वन शॉट में ही तुम्हें सुनना है, साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना? सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हर जगह जाके फॉलो कर लेना। नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तुम्हें एमसीक्यू मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है? एंड इस प्रॉमिस के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ठीक है जी, अब देखो हमारे आखिरी के 2 ही चैप्टर बचे हैं, पर उसमें से ये जो मार्केटिंग वाला है ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वन शॉट भी शायद थोड़ा सा लंबा बने, 1 घंटे के करीब का तो बनेगा ही। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है ना इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इसमें से केस स्टडीज प्लस एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं, तो इसकी वेटेज काफी अच्छी खासी है। तो तुम इस चैप्टर को गलती से भी स्किप तो छोड़ो, गलती से इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, चाहे ब्रांडिंग के बारे में है, चाहे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है, हर चीज में से क्वेश्चन, केस स्टडी सब बनता है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, वो वाली वीडियोस भी तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब मिलेगा। पर एक वन शॉट रिवीजन इस चैप्टर की तो खास करके बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं मार्केट क्या होता है। देखो, मार्केट का कोई ऐसा जरूरी मतलब नहीं है कि भैया जहां पर है ना इतना एरिया होगा, ये होगा, वो होगा। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मार्केट वही जगह होती है जहां पर भी किसी चीज के कोई बायर्स बैठे होते हैं, एंड उन बायर्स को वहां पर जाके आप एज अ सेलर सामान अगर सेल कर सकते हो तो वो एक मार्केट है। चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन है, चाहे वो कोई वेबसाइट है, चाहे वो कोई ऐप है, कहीं पर भी अगर बायर्स बैठे हैं, बायर्स तैयार हैं कि हाँ मुझे सामान खरीदना है, तुम वहां जाके उन्हें अपना सामान बेच सकते हो। उस चीज को एक मार्केट बोला जाएगा। जैसे ऑफलाइन में आपके घर के आसपास कोई भी छोटी सी मार्केट हो सकती है, बड़ी मार्केट हो सकती है। ऑनलाइन में Amazon है, फ्लिपकार्ट है, नाइका है, मिंत्रा है, ये सभी के सभी मार्केट प्लेसेस ही हैं। इनका नाम ही मार्केट प्लेस है कि एक मार्केट है जहां पे बायर्स अपनी डिमांड रख सकते हैं, सेलर्स उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम मार्केट किस चीज को कर सकते हो, क्या वो चीज है जो सेलर बेच सकता है। देखो, वो कोई भी गुड्स हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कस्टमर के दिमाग में। अब वो वैल्यू किसी भी तरीके की हो सकती है कि कस्टमर को फाइनेंशियली वो अच्छा लग रहा है, इमोशनली अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली अच्छा लग रहा है कि वो मेरे यूज हो जाएगा कुछ, या उसको अपनी बस ईगो सेटिस्फाई करनी है कि मैं अपना नाम बना सकूं दुनिया में, है ना, दुनिया को दिखा सकूं मैंने तो इतना महंगा चीज खरीदा है। तो किसी भी तरीके की यूटिलाइजेशन हो सकती है, किसी भी तरीके की वैल्यू हो सकती है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, वट। ठीक है, बट कोई ना कोई वैल्यू तुम्हारे प्रोडक्ट को डिलीवर करनी पड़ेगी। अगर कोई वैल्यू बायर को मिल रही है तुम्हारे गुड्स या सर्विस में से, तो वो जो है, वो चीज को जो है तुम मार्केट कर सकते हो, उस चीज को तुम बेच सकते हो, उस चीज को तुम प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, अब मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग क्या है, देखो, हमारे फिलिप कॉटलर साहब, फिलिप कॉटलर जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन है मार्केटिंग की फील्ड में। इनकी जो मार्केटिंग की किताब है बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, तुम भी कॉलेज में जाके पढ़ोगे। सो ही इज अ वेरी फेमस पर्सन, ठीक है, मार्केटिंग के फील्ड में। वो कहते हैं कि एक सोशल प्रोसेस है, मार्केटिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। जो भी इंडिविजुअल्स को चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल्स को जो भी चाहिए, नीड है, और जो भी वो खरीदना चाहते हैं, उनको वो चीज ऑब्टेन हो जाती है, उनको वो चीज मिल जाती है मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर। कैसे मिलती है? थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। कहते हैं, अब ये कहते हैं कि आपके लिए, आपको जो भी चीज की वैल्यू है आपके दिमाग में, वो चीज, जो भी चीज आपकी नीड है, आपकी वांट है, उसको आप ऑब्टेन करो। कैसे ऑब्टेन करोगे? सेलर कोई क्या बनाएगा? एक मार्केट ऑफरिंग बनाएगा। मार्केट ऑफरिंग बोले तो वो कुछ ना कुछ तो एक सिस्टम बनाएगा कि भैया ये चीज है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 100 रुपए की है, इसके साथ ये फ्री है, इसका डब्बा ऐसा होगा। एक पूरी मार्केट ऑफरिंग बनाई जाएगी, और उस ऑफरिंग के थ्रू फ्रीली आप एक्सचेंज कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज को। फ्रीली का मतलब ये नहीं कि फ्री में, पैसा तो देना पड़ेगा। फ्रीली मतलब सरकार की या किसी की कोई रोक टोक नहीं है, आप अपनी मर्जी से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला गया है मार्केटिंग।
अब ये जो डेफिनेशन है, इसमें से हमें पता है क्या समझ आता है कि एक साइड पे है मेरा बायर और एक साइड पे है मेरा सेलर। ये दोनों आपस में गुड्स एंड सर्विसेज का, पैसे का लेन-देन कर सकते हैं। इसमें कोई दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा। इस प्रोसेस को, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के प्रोसेस को बोला गया है मार्केटिंग। तुम्हें लगता है कि मार्केटिंग का मतलब है भैया एडवर्टाइज़मेंट करना? मार्केटिंग का मतलब तो तुम्हें यही लगता है ना कि मैंने कहीं अपनी एड चला दी, मतलब मार्केटिंग हो गई। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पहले मैं गुड्स को प्रोड्यूस करूँगी, प्रोडक्शन करने के बाद मैं जो भी कुछ करूँ, प्रोडक्शन करने के बाद मैं कुछ भी करूँ, अंटिल एंड अनलेस मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं जाता तब तक, प्रोडक्शन से लेके सेल तक, फाइनल सेल तक, इसके बीच में जो भी काम मैं कर रही हूँ, वो सारे की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ मेरे मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर आ जाएँगी, ठीक है? मैंने क्या बोला? प्रोडक्शन से लेकर के फाइनल सेल होने तक इन दोनों चीज़ों के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ मैं करूँगी, वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो मार्केटिंग के अंदर आ जाएँगी। वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, मार्केटिंग के अंदर आ जाएँगी। ठीक है जी? आगे देखें, अगली चीज़, अब मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं? अब वही डेफिनिशन से ही हम ये निकाल सकते हैं। इसमें एक नीड, एक वांट होनी चाहिए कस्टमर की। अगर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, तो तुम खरीदोगे कैसे? है ना? तो कस्टमर की नीड या वांट होनी चाहिए। तुम्हें एक मार्केट ऑफरिंग बनानी पड़ेगी। कस्टमर ऐसा नहीं है कि तुम तो बेच ही नहीं रहे, कस्टमर खुद ही आके खरीद के ले गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम चीज़ बेचोगे तभी कोई आके खरीदेगा और जब तुम्हें बेचनी है तो तुम उसका कोई प्राइस सेट करोगे, कोई पैकेजिंग करोगे, कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, है ना? एक प्रॉपर मार्केट ऑफरिंग बनाओगे। ठीक है जी? कस्टमर को वैल्यू मिल रही होनी चाहिए। अगर कस्टमर को वैल्यू ही नहीं मिल रही तुम्हारे प्रोडक्ट से, तो वो बाजार में बिक नहीं सकता, वो मार्केट हो नहीं सकता। और इसके अंदर एक फ्री एक्सचेंज मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे बायर और सेलर आपस में मिले और आपस में फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके। अगर ये सारा कुछ है तो तुम मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है? अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है भैया? यार मार्केटिंग को मैनेज करना इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, सिंपल बात है। मार्केटिंग कर क्या है ना? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैनेज करना शुरू से लेके एंड तक, वो मैनेजमेंट है, सिंपल। तुमने पढ़ा है ना बुक 1 में, पहला चैप्टर मैनेजमेंट क्या है, जिसके अंदर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब करते हो। अगर यही सारे काम मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड के करो, तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। यही सारे काम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही सारी चीजें अगर तुम मार्केटिंग एक्टिविटीज की करो, तो वो क्या बन जाएगी? मार्केटिंग मैनेजमेंट बन जाएगी। सिंपल बात है, ठीक है ना? अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट की अब 5 फिलॉसफीज होती हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की इन टोटल 5 फिलॉसफीज होती हैं। ये फिलॉसफीज कौन सी हैं पांचों? ये पांचों को एक-एक करके पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। क्योंकि इन पे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है? ये पूरे चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक आधा कोई क्वेश्चन बना, 3-4 क्वेश्चन तक इस चैप्टर में से इजीली बन सकते हैं, ठीक है? वेटेज बहुत हाई है इस चैप्टर की, ठीक है? अच्छा, अब मैंने अभी तक तुम्हें क्या बोला? मार्केट क्या है? कस्टमर क्या है ना? प्रोडक्ट क्या है ना? मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है? ये 5-6 चीज़ों के डेफिनिशन तो हमने अभी तक पढ़ ही ली है, जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की ना टोटल 5 फिलॉसफीज़ होती हैं। फिलॉसफी मतलब कि जो तुम मार्केटिंग कर रहे हो, जो तुम मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हो, वो किस इच्छा से, किस सोच के साथ वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हो। कोई भी काम करते हो, उसके पीछे तुम्हारी कोई सोच होती है। किसी की सोच होएगी कि मुझे तो बस पैसा कमाना है, किसी की सोच होएगी नहीं यार मुझे अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देनी है, किसी की सोच होएगी मुझे अपने स्टूडेंट्स को एसआरसीसी लेके जाना है। तो अलग-अलग सोच हो सकती है सेम ही काम को करने के लिए। पढ़ा तो बहुत सारे टीचर रहे हैं, पर हर किसी का फिलॉसफी, हर किसी का माइंडसेट, हर किसी की सोच अलग होगी सेम काम के पीछे। और हर किसी की जो फिलॉसफी है वो अलग है, तो टोटल 5 हमने फिलॉसफीज़ बताई हैं कि टोटल 5 अलग-अलग फिलॉसफीज़ हो सकती हैं, जो एक मार्केटियर के दिमाग में हो सकती है मार्केटिंग करते वक़्त, और उनमें से किसी एक फिलॉसफी को वो दिमाग में रखेगा, उसी के अकॉर्डिंग एक्टिंग करेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है? तो क्या-क्या फिलॉसफीज़ हैं और ये क्या काम तुमसे करवाती हैं, ये देखते हैं अब। तो सबसे पहली मेरी फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो भी ये पाँचों फिलॉसफीज़ है ना, इनके नाम में ही छुपा है इनका काम।
इनके नाम में ही छुपा है इनका काम। तो इसका नाम क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। यानी कि इसका मेन फोकस किसके ऊपर है? इसका मेन फोकस है प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या है कि हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना है। प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम होगी? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके ही कॉस्ट कम होती है। जब तुम ज्यादा बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसका मेन फोकस यही है कि मैं प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं ताकि मेरी कॉस्ट कम हो सके, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फैक्ट्री, क्योंकि प्रोडक्शन फैक्ट्री में होती है। और ये क्या सोचते हैं इसके अंदर? तुम्हारा दिमाग ये बोलता है कि ना सोचो, सोच के देखो, अगर मैं यूट्यूब पे 1000 वीडियो डाल दूं तो 1000 में से कोई ना कोई वीडियो तो लोग देखेंगे ही ना। तो मैं जितना ज्यादा वीडियो डालूं लोग उतना देखेंगे, ये ऐसा बोलता है। मतलब एक सोच ये भी हो सकती है कि मैं 1000 नहीं, मैं डालूंगा तो 20 ही वीडियो, पर वो 20 वीडियो बेस्ट क्वालिटी की डालूंगा। एक सोच ये हो सकती है। एक सोच है कैसी भी वीडियो बने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो 1000, 2000, 5000 वीडियो डालता रहूंगा, दिन की 10-10 वीडियो डालता रहूंगा। इनकी ये सोच है कि प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड व्हेन दे आर अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल। अगर लोगों को मिल जाए कि लोग यूट्यूब पे खोल रहे हैं, हर जगह हमारी ही वीडियो है क्योंकि हमने 10,000 वीडियो डाल दी है, तो लोग देखेंगे ही देखेंगे, ऐसा इनका सोचना है कि हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दें और बाजार में इतने प्रोडक्ट अपने फैला दें कि लोग खरीद ही लें, इतना वाइडली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। और कहते हैं हम ऐसे ही मास प्रोडक्शन करें। अब मास प्रोडक्शन करेंगे तो मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अच्छा, मास प्रोडक्शन है, लोगों के पास अवेलेबल ज्यादा है तो लोग खरीदेंगे भी ज्यादा, और ज्यादा खरीदेंगे कम कॉस्ट पे, तो मेरा प्रॉफिट भी इसी से बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ये कब यूज किया जाता है? जब डिमांड अगर प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा है तभी तुम ये यूज कर सकते हो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने कंपटीशन को इग्नोर करते हो, कस्टमर को, उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को इग्नोर कर रहे हो। तुमने कस्टमर को पूछा ही नहीं क्या तुम्हें चाहिए इतने प्रोडक्ट। तुमने अपना बनाना शुरू कर दिया फैक्ट्री में बैठ के, अरे काम करते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। कस्टमर को पूछा ही नहीं उसको क्या चाहिए, ये इसकी लिमिटेशन है। तो एग्जाम्पल क्या है? चाइनीज प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट। चाइना में यही होता है। चाइना की फैक्ट्री का मेन गोल ही ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते रहें, बाजार में बेचते रहें, ठीक है। विच इज वाई चाइनीज प्रोडक्ट जो है इतने सस्ते रेट पे भी मिलते थे हमें, ठीक है। अगला आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसका भी नाम में ही छुपा है। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव करते रहो, लगातार इनोवेशन लाते रहो, लगातार नए फीचर लाते रहो। अगर प्रोडक्ट बेहतर बनता रहेगा तो प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये इसका मेन गोल क्या है कि बस प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है फैक्ट्री में बैठ के, ठीक है। ये कब यूज होता है? जब कस्टमर को हाई क्वालिटी चाहिए होती है। लेकिन इसमें भी कई बार कस्टमर की हम पूछते ही नहीं है, हम अपने आप से सोचे जा रहे हैं। हम अपने आप से सोचे जा रहे हैं कि अरे इसमें ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। हम कस्टमर से पूछ ही नहीं रहे क्या उसको ऐसी बेटर क्वालिटी चाहिए भी कि वो खुश है। अब कई बार होता है कि मैं खुश हूं जो मेरे पास है, मुझे इससे बेटर चाहिए ही नहीं। मैं खुश हूं, मेरे को चेंज करना ही नहीं है, मुझे अडेप्ट ही नहीं करना, मैं इसी में खुश हूं। तो क्या कस्टमर खुश भी है? क्या कस्टमर की नीड क्या है वो तुमने अभी भी नहीं पूछी। एग्जाम्पल क्या है? कस्टमर्स डिमांडिंग ब्रांडेड पिज्जा देन लोकल पिज्जा। तो हमें लगता है कि बस ब्रांडेड पिज्जा है तो वो लगा दो, जरूरी नहीं है कि वो ब्रांड अच्छा भी लग रहा हो हमें, ठीक है। अगला है सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर से नाम के अंदर ही है। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि ना तुम एग्रेसिव सेलिंग करो। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम एग्रेसिव सेलिंग करो। तुम लोगों ने सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये चीज फील करी होगी कि किसी दुकान के अंदर तुम गए और दुकान वाले भैया पीछे ही पड़ गए, अरे मैडम ले लो, अरे ले लो, अरे ले लो, अरे ले लो। तुम्हें एकदम एम्बेरेस कर दिया कि यार ये कहाँ आ गई मैं, ये तो मेरे को पीछे ही पड़ गई। तो मतलब अगर मुझे नहीं लेना तो वो ऐसे बेइज्जती कर देंगे कि आए क्यों थे दुकान में अगर लेना ही नहीं है तो, है ना। कई दुकानदार ऐसे होते हैं तुम्हारी बेइज्जती कर देते हैं कि दुकान में आए कैसे अगर लेना नहीं है, और अगर आ गए हो तो लेकर ही बाहर जाओ, है ना। अगर सरोजनी नगर वगैरह दिल्ली की मार्केट्स में जाओगे तो वहां पे तो ओपनली ऐसे ही होता है कि आपके पीछे पड़ जाता है, ले लो, ले लो, ले लो, पार्क मैडम ले लो, सर ये ले लो, वो ले लो। तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। उसको कोई लेना देना नहीं है दुकानदार को तुमसे, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे मूड से, तुम दोबारा वापस आओगे या नहीं, उसको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है एक बार कस्टमर हाथ लग गया तो उसको सामान बेचूंगा ही बेचूंगा, उसको खाली हाथ जाने ही नहीं दूंगा। इनका बस इतना सा मोटिव है। तो ये कहते हैं एग्रेसिव सेलिंग करो, ठीक है। टू मेक द कस्टमर बाय व्हाट इज ऑफर्ड, कि कस्टमर को तुम वो बेचो जो तुम ऑफर कर रहे हो। ये नहीं कि कस्टमर को जो चाहिए, पर जो तुम्हारे पास है बस वो बेच दो, ठीक है। और ये कहते हैं कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये इनका मेन गोल क्या है कि सेलिंग एंड प्रमोशन करनी है, फैक्ट्री में ज्यादा सामान बनाओ, ज्यादा बेचो, ठीक है।
ये कब यूज होता है? जब कस्टमर कैन बी परसुएडेड एंड अट्रैक्टेड, जब कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ना, एक बार तो मैं किसी दुकान में गलती से घुस गई, वो दुकानदार मेरे पीछे पड़ गया, चलो मैंने एक बार तो उससे खरीद लिया, मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं दोबारा कभी इस दुकान में ना जाऊं। एटलीस्ट मैं कभी दोबारा ऐसी दुकान में नहीं जाती कि अगर इसने एक बार मेरे साथ ऐसे किया, मैं पर्सनली कभी उस दुकान में दोबारा नहीं जाती जहां पर मेरा एक बार कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो। चाहे उसका मुझे खाना या उसका मुझे कपड़ा कितना ही अच्छा लगा हो, पर अगर मेरा एक्सपीरियंस बुरा है, आई नेवर गो बैक टू दैट शॉप, दैट रेस्टोरेंट, व्हाटएवर। ठीक है? तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि तुमने एक बार तो सामान बेच दिया, पर कस्टमर का एक्सपीरियंस इतना बुरा हो जाता है, कस्टमर रिपीट नहीं आता, कस्टमर कभी वापस नहीं आता। वेयर एज़ जहाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, वहाँ मैं बार-बार जाती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ज़ूडियो पकड़ लेते हैं, ज़ूडियो कुछ टाइम से बहुत फेमस हो रहा है, तो वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वहाँ पे हर हफ्ते लोग जाते हैं, हर हफ्ते खरीद के लाते हैं। सो कस्टमर एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा, तो रिपीट कस्टमर आएगा, पर इस केस में सेलिंग कॉन्सेप्ट में कभी भी रिपीट कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर बार-बार मैनिपुलेट नहीं हो सकता और फर्म की जो लूज़ इमेज है, जो वो खराब हो जाती है। मैं लोगों को जाके बोलती हूँ उल्टा कि इससे मत लियो भाई, ये बेकार दुकानदार है, इसके पास नहीं जाना, किसी और से ले लो। तो कस्टमर खुद भी रिपीट नहीं आएगा और किसी को आने भी नहीं देगा। ठीक है जी? अच्छा, एग्जाम्पल, फर्म सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वाले ऐसे ही करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं आपके, ठीक है? आपने शायद ना देखा हो, अपने मम्मी-पापा से पूछना, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले एकदम पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है जी? अगला, अगला आता है मेरे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर से नाम में छुपा है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, देखो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? इसकी स्टार्टिंग है कि तुम एनालाइज़ करो मार्केट कंडीशन को। अभी तक जो तीनों थे, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, तीनों ने कस्टमर से पूछा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जो मार्केटिंग वाला है, ये जो मार्केटिंग वाला है, ये कहता है कि मैं कस्टमर से पूछूँगा कि तुम्हें क्या चाहिए? ये कहता है कि कस्टमर हैज़ द वाइडर चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द फर्म फेसेस इंटेंस कॉम्पिटिशन। ये कहते हैं कि कस्टमर के पास बहुत चॉइस है। हमारे जो कस्टमर हैं, हमें कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कस्टमर को चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास तो बहुत सारी चॉइस है और हमारा कंपटीशन भी बहुत सारा है। तो हमें ना क्या करना होगा, ये एग्ज़ैक्टली पिन पॉइंट करना होगा, समझना होगा कि कस्टमर क्या चाहता है। जैसे मैंने भी, अब मैं पढ़ाने लगी, तो मैंने पहले ये अंडरस्टैंड किया कि मेरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ैक्टली क्या समझ नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सो यहाँ पर तुम क्या करते हो, पहले कस्टमर की नीड समझते हो, कस्टमर की वांट्स को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हो और ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो तुम्हारे कंपटीटर से बेहतर हो। ठीक है जी? और इसमें जब कस्टमर सैटिस्फाई हो जाता है, तो वो तुम्हें पसंद करने लग जाता है, तुम्हारा रिपीट कस्टमर होता है, तुम्हारा प्रॉफिट होता है। ठीक है? इसकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक है कि यहाँ पर तुम कस्टमर को बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर। ठीक है? लिमिटेशन क्या है? कंपनीज फॉरगॉट द इंटरेस्ट ऑफ द ओवरऑल सोसाइटी। कंपनी कई बार ना सिर्फ कस्टमर का ही सोचती है, ओवरऑल सोसाइटी का नहीं सोचती, कि पोल्यूशन और ये सब का ध्यान कई बार कंपनी नहीं रखती। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? डेल कंप्यूटर्स, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चल रही हैं या 30 40 50 ईयर से चल रही हैं, वो पक्का कस्टमर के अकॉर्डिंग काम कर रही होंगी, तभी चल रही हैं। वरना कोई कंपनी इतना लंबा चल ही नहीं सकती बिना कस्टमर को सेटिस्फाई करे। ठीक है? वरना कंपनी बंद हो जाती है 5-10 साल के अंदर। ठीक है? लास्ट मेरे पास आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो है ही, उसके साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखता है। ये कहता है कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन तो करनी ही है, कस्टमर की नीड को तो अंडरस्टैंड करना ही है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तो रखनी ही है, पर उसके साथ-साथ सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है। उसके साथ-साथ सोसाइटी का वेल बीइंग भी ध्यान में रखना है। तो ये भी कस्टमर की एंड सोसाइटी की कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करता है, ठीक है? और ये साथ में क्या करता है, कस्टमर के कंसर्न को तो समझता ही है, पर सोसाइटी के वेलफेयर का भी ध्यान रखता है, ठीक है? जैसे कि अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वो ऐसे बर्गर बना रहा है जो हेल्दी है, वो ऐसा खाना बना रहा है जो हेल्दी है, जिसमें लो फैट्स है, तो तुम कस्टमर का ध्यान भी रख रहे हो और सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हो कि लोगों को बीमार होने से बचा रहे हो। अगर कोई बिज़नेस पार्क बना दे, अगर कोई पॉल्यूशन कम करे, तो वो सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं और कस्टमर के भी सैटिस्फैक्शन को ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन जब तुम ये सब करने लगोगे तो तुम्हारे प्रॉफिट कम हो जाएँगे। देखो, किसी को शौक नहीं होता कि चलो आज ना जाके पॉल्यूशन करते हैं, किसी को शौक नहीं होता। हर कोई साफ हवा-पानी चाहता है। लेकिन हर कोई ये ज़रूर चाहता है कि मैं ज़्यादा पैसा बनाऊँ, और वो ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में ही पॉल्यूशन हो जाता है। तो जब तुम पॉल्यूशन नहीं करोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे ज़्यादा। तो इसमें तुम्हारे प्रॉफिट्स जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है?
चलो ये हो गई मेरी पांचों की पांचों मार्केटिंग फिलोसफीज। तुम इनका जो है एक कंपैरिजन यहाँ पर चार्ट के अंदर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है, ये हो गई मेरी सारी की सारी मार्केटिंग फिलोसफीज। आगे चले, अगले कॉन्सेप्ट पे चले। अगला मेरे पास आता है मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस। बहुत सिंपल सी बात है, मार्केटिंग जो है उसमें तुम बोलते हो कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, मेरा कस्टमर मेरे से जो मांग रहा है, कस्टमर को जो चाहिए मैं उसको वही देने वाला हूं। पर सेलिंग में हम क्या बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया, मेरा प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया, अब मैं इसी को ज्यादा से ज्यादा बेचता रहूं और इसी से मेरे को सेल आती रहे, प्रॉफिट आता रहे। ठीक है, तो मार्केटिंग में तुम क्या बोलते हो, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग का प्रोडक्ट बनेगा और ये देखता ही नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ये अपने प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करता है। ठीक है, वाइडर टर्म विच इंक्लूड सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है। मार्केटिंग के अंदर तुम मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन जब होती है, जब प्रोडक्शन होती है उसके बाद से जो भी काम करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, वेयर हाउस करते हो, पैकेजिंग करते हो, ब्रांडिंग करते हो, जो भी करते हो, एंड उसमें एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग भी करते हो, तो मार्केटिंग के अंदर वो सारा कुछ आएगा। पर सेलिंग के अंदर सिर्फ क्या आएगा, सेलिंग के अंदर सिर्फ क्या आएगा, सामान फाइनली बेचना, एडवर्टाइज करना। ठीक है, पर मार्केटिंग एक बहुत वाइडर टर्म है। ठीक है, इसमें कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है और फिर प्रॉफिट कमाया जाता है। इसमें सिर्फ सेल ज्यादा करी जाती है और उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। ये बायर ओरिएंटेड है कि बायर को क्या चाहिए, ये सेलर ओरिएंटेड है कि सेलर को कैसे सामान बेचना है। ठीक है, begins before the production and continues after the sale। ठीक है, goods are produced and then efforts are made for the profitable selling। ये कहते हैं कि ना बिफोर द, अच्छा begins before production क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन करने से पहले तुम ये अंडरस्टैंड करते हो कि कस्टमर को चाहिए क्या, पहले कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग करते हो और फिर वही चीज बनाते हो जो कस्टमर को चाहिए। ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विस तक ये देते हो। लेकिन इसके अंदर तुमने सामान बना दिया, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं, कुछ नहीं, बस सामान बेचो, बस सामान जैसे भी करके मैनिपुलेट करके कैसे भी करके सामान बेचो, सामान बिकना चाहिए। ये क्या करता है, पहले अंडरस्टैंड करता है, फिर प्रोडक्शन होती है और उसके बाद जो भी काम है सब मार्केटिंग में आएगा, आफ्टर सेल सर्विस भी इसकी के अंदर आएगी। ठीक है, इससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है, इससे बस जो सेल करना है जैसे मर्जी सेल करो। ठीक है, इसमें बोला जाता है कस्टमर इज द किंग, इसमें बोला जाता है सेलर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो इसमें सारा कस्टमर के अकॉर्डिंग चलेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, इसमें सेलर के अकॉर्डिंग चलेगा कि सेलर क्या चाहता है। ठीक है जी, तो ये हो गया मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पीवाईक्यूज में, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस बताओ। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस बताओ। अब एक तो 4 P's है, वो आगे करेंगे, 4 P's के बारे में आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शंस पूछे जाएं तो फंक्शंस में ये सारी चीजें लिखोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या काम करते हो, तो तुम ये सारे काम करते हो। बेसिकली A to Z जो भी तुम्हें करना है आफ्टर प्रोडक्शन, वो सब कुछ मार्केटिंग के अंदर करते हो। जैसे कि प्रोडक्शन से पहले मार्केट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कि कस्टमर क्या चाहता है, और फिर एक अच्छे प्रॉपर स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना और उसकी ग्रेडिंग करना कि बेस्ट क्वालिटी को A, मीडियम क्वालिटी को B, बुरी क्वालिटी को C। तो C वाला जो है वो सस्ता बिकेगा, B वाला जो है थोड़ा मिडिल रेंज में, A वाला जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का बिकेगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर है पैकेजिंग करना, मतलब सुंदर सा पैकेट बनाना, सुंदर से बॉक्सेस बनाना, उस पे प्रॉपर लेबल लगाना कि इसके न्यूट्रिशन कितनी है, विटामिन वगैरह ये वो कितना है इसके अंदर, वो सारा कुछ लिखना, फैट कितनी है, शुगर कितनी है ना। फिर उस प्रोडक्ट का ऐसा प्राइस रखना जिससे तुम्हारी कॉस्ट भी कवर हो जाए, तुम्हारा प्रॉफिट भी हो जाए, एट द सेम टाइम जो कस्टमर है वो भी खुश हो जाए, ऐसा उसका प्राइस रखना। ठीक है, फिर कस्टमर को सामान बेचने के बाद भी सपोर्ट सर्विस देना कि कस्टमर को रिफंड चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, कस्टमर जो भी मांगे उसको वो देना, उसको उसकी कॉल सुनना, उसकी प्रॉब्लम सुनना, उसको सपोर्ट सर्विस देना। प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना वेयर हाउस के अंदर, है ना, वो भी इसमें आएगा। प्रोडक्ट की प्रमोशन करना, मतलब एड्स करना अपनी, है ना, किसी भी तरीके से सेल्स करना। उसको ट्रांसपोर्ट करना, अपनी फैक्ट्री से मार्केट तक ट्रांसफर करना। ठीक है, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करना। जैसे कि अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, है ना, हमने हर जगह ये लगाया हुआ है ऑन एवरी पेज, है ना, हमारी फोटोज हैं, हमारे लिंक्स हैं। ठीक है, ये क्या है, दिस इज प्रॉपर ब्रांडिंग। इफ यू विल सी ये कलर्स, जो ये ब्लू कलर है, दिस ब्लू कलर इज सेम इन ऑल आर पीपीटीज। वी ट्राई कि वो सेम ही रहे हमेशा, वी ट्राई कि ये सारा कुछ सेम रहे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रांडिंग। जो ब्रांडिंग आप अपने हर हर चीज में सेम ही रखते हो। आपका वेबसाइट है, आपका ऐप है, आपका पीडीएफ है, वॉट सब में आपकी जो ब्रांडिंग है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपको फिजिकली सामान कस्टमर तक पहुंचाना है।
ठीक है? किस तरीके से पहुँचा रहे हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वो सब कुछ ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये ए टू ज़ेड सारा काम, ठीक है ना? प्रोडक्शन से पहले इन्फॉर्मेशन लेना, फिर प्रोडक्शन कर दो और प्रोडक्शन के बाद जो भी कुछ करना है, फाइनल कस्टमर तक सामान पहुँचाने तक, वो सारे का सारा काम, वो सारे के सारे फंक्शन मार्केटिंग के अंदर आते हैं। ओके जी? चलें आगे जी। अगला मेरे पास टॉपिक आता है मार्केटिंग मिक्स का। अब देखो प्लीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है तुमसे मार्केटिंग मिक्स के बारे में, तो उसमें तुम्हें 4 पीस होंगे। उन चारों में से किसी 1 या 2 या तीनों चारों के बारे में बताना होगा। पर अगर क्वेश्चन ने बोला है मार्केटिंग फंक्शंस के बारे में, तो जो हमने अभी 8-10 पॉइंट पढ़े, वो पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है? पहले एक बार आई रिमेंबर 1-2 साल पहले केस स्टडी आई थी, जिसमें मार्केटिंग फंक्शन बोले गए थे और बच्चे स्टूडेंट्स जो है 4 पीस ढूँढते रह गए। अब उनमें से 1 आध पी मिल गया, पर जो मार्केटिंग फंक्शंस थे वो 5-7 दिए हुए थे उस केस स्टडी के अंदर। तो आपको वो सारे मार्केटिंग फंक्शंस अगर बोले हैं तो 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8-10 कितने भी मार्केटिंग फंक्शन हो सकते हैं, वो ढूँढने पड़ेंगे। लेकिन अगर मार्केटिंग मिक्स बोला है तो सिर्फ 4 पीस ढूँढने हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना? सो मेक श्योर करो कि क्वेश्चन समझो पहले, स्टेटमेंट समझो पहले, ठीक है? अच्छा, मार्केटिंग फंक्शंस वो हो गए सारे। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं, ठीक है? इसमें 4 कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। कंट्रोलेबल मतलब ये हमारा जो फर्म है, जो सेलर है, उसके कंट्रोल में होता है कि वो इनको बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है, कैसा रखना चाहता है। इन चारों का 4P का मतलब क्या है? पी फॉर प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है? ये चारों ही जो है अलग-अलग प्रपोर्शन में यूज होते हैं मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। मतलब जो हमारी मार्केटिंग कैंपेन होती है, उसमें इन चारों का ही इस्तेमाल किया जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओके जी? पहला देखते हैं, पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? चाहे तो कोई टैंजिबल या इंटैंजिबल क्वालिटी है आपके सामान की, जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। प्रोडक्ट में कोई सर्विस भी आ सकती है। देखो, या तो गुड्स आ सकते हैं, सामान आ सकते हैं, कोई सर्विस भी आ सकती है, ठीक है? मेरी टीचिंग की सर्विस है, वो भी इसी में आएगी। कोई तुम्हारा आइडिया हो सकता है कि तुम अपना कोई आइडिया है, वो आइडिया किसी को सेल कर रहे हो और उसके बदले में पैसा ले रहे हो। कोई इंसान हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई गुड्स हो सकती है। एवरीथिंग, इस दुनिया में कोई भी चीज तुम सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सामने वाले को उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। सामने वाला अगर उसके लिए तुम्हें पे करेगा, तब आपके लिए वो प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे आप अलग-अलग इवेंट्स होते हैं, उनकी टिकट वगैरह सेल करते हो, ठीक है? आप किसी इंसान को सुनने जाते हो, उसकी एक्टिंग देखने जाते हो, उसका डांस देखने जाते हो, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें प्रोडक्ट के अंदर आती हैं, ठीक है? अच्छा, अगली है प्लेस। प्लेस मिक्स का सिंपल मतलब है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है, कस्टमर के पास पहुंचाना है, सही टाइम पे सही जगह पे सामान पहुंचाना है। अलग-अलग चैनल्स के थ्रू सामान पहुंचाया जा सकता है, पर सही टाइम पे सही जगह पे सामान पहुंचाना है। फिर है प्राइस मिक्स कि जो प्राइस कस्टमर पे कर रहा है, ठीक है? और जो प्राइस सेलर को मिल रहा है, वो क्या कैसे रखा जाए? वो ऐसा होना चाहिए कि सेलर को प्रॉफिट भी हो रहा है, उसकी कॉस्ट भी पूरी कवर हो रही है और जो बायर है, वो भी खुशी-खुशी पे कर पाएँ, ऐसा प्राइस रखना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट है प्रमोशन। प्रमोशन का सिंपल वही मतलब होता है कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है अलग-अलग तरीके से। तो इसमें हम सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग 4 सैप वो 4 चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है? इसका सिंपल मतलब है कि हमें अपने कस्टमर को बताना है, हमें अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करना है कि हाँ, मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। देखो, किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट ना बुरी बात नहीं होती। हम कई बार बहुत इरिटेट हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट से, पर वो गलत बात नहीं होती। अगर तुम ऐड नहीं देखोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो की कभी ऐड ना आए, अगर तुम्हें मेरी वीडियो कभी शो ही ना हो, तो तुम्हें पता ही ना चले कि अरे ये मैम भी है, ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ये एसआर से हैं। है ना? तुम्हें पता ही ना चले कि ये एग्जिस्ट भी करता है। सो एडवर्टाइजमेंट क्यों करी जाती है? ताकि कंपनी अपने बारे में बता सके, कम्युनिकेट कर सके, कस्टमर को रिमाइंड करवा सके कि मैं जिंदा हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मेरे से सामान खरीद लो, और कस्टमर को इन्फॉर्म कर सके कि क्या है, क्यों है, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना? और उनको परसुएड ऑब्वियसली कर सके कि ले लो ना यार, खरीद लो ना यार मेरा प्रोडक्ट, प्लीज ना यार, ठीक है ना? तो ये सब करने के लिए जो एक बिजनेस है, मार्केटियर है, उसको जो है फाइनली प्रमोशन भी करनी पड़ती है। तो 4 पीस क्या हुए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इन चारों के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे, बस इतना ही, यही हमारा चैप्टर है। यही नहीं है, मतलब काफी बड़े हैं चारों ही, ठीक है? बट चारों को एक-एक करके हम समझते हैं, शुरू करते हैं प्रोडक्ट मिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, ठीक है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टैंजिबल, इंटैंजिबल क्वालिटी टू सैटिस्फाई
द कस्टमर नीड्स, ठीक है? ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कोई भी गुड हो सकता है, आइडिया, पर्सन, प्लेस, सर्विस कुछ भी हो सकता है, जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे और उसकी नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई करे, वो प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है? अब वो 3 तरीके के बेनिफिट दे सकता है, या तो फंक्शनल बेनिफिट कि वो तुम्हारा कोई काम पूरा कर रहा हो, कि तुम्हें कोई काम करना है, उस काम के लिए कोई चीज़ तुम खरीद रहे हो। जैसे फ़ोन पे काम करना है, तो फ़ोन इसलिए भी है, ठीक है? मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, तो वो तुम्हारा एक तरीके से काम है ना? या गाड़ी है, वो तुम्हें ट्रांसपोर्ट का काम देती है। एसी है, हीटर है, ठीक है? कोई मज़े के लिए एसी या हीटर नहीं खरीदता, काम के लिए ही खरीदता है, ठीक है ना? तो काम तुम्हें कोई मिल रहा है। फिर है साइकोलॉजिकल बेनिफिट कि तुम्हारी इज़्ज़त के लिए तुम जो चीज़ें खरीदते हो, जैसे फ़ोन तो 10,000 का भी खरीद सकते हो, पर आईफ़ोन खरीदोगे अपनी प्रेस्टीज, अपनी एस्टीम के लिए, तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। और तीसरा है सोशल बेनिफिट, एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ ग्रुप कि तुम एक ग्रुप का हिस्सा हो, तो वो ग्रुप के लोग जो कुछ खरीद रहे हैं, जैसे कपड़े पहन रहे हैं, जिन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, तुम भी उसी जगह पे जाओगे क्योंकि वो ग्रुप वहाँ जा रहा है। तो उसके लिए सोशल के लिए भी तुम अपना कोई चीज़ खरीदते हो। तो कोई चीज़ क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि या तो तुम्हें ये या फिर ये या फिर ये तीनों में से कोई एक बेनिफिट मिल रहा है, कोई एक वैल्यू उस प्रोडक्ट से मिल रही है, तो तुम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, अब हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, इसमें क्या-क्या आता है? इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है ब्रांडिंग। इसके 2-3 एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट मिक्स के। सबसे पहला एलिमेंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जैसा मैंने बोला कि हम सेम तरीके से सारा कुछ लिखते हैं। सेम लोगो हमेशा हमारे टी-शर्ट पे रहेगा, ठीक है? इफ यू कैन सी सेम लोगो हमेशा डज़न्ट मैटर क्या है, कहाँ पर है, कौन-सा पीडीएफ, कौन-सी वीडियो, सेम लोगो हर बार रहेगा, ठीक है? सेम तरीके से हर चीज़ लिखी जाएगी, सेम बैकग्राउंड कलर हर बार रहेगा। तो हमने हर जगह पे अपनी सेम ब्रांडिंग बनाई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तुम सेम कलर बार-बार देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि ये कलर इसका है। सेम लोगो बार-बार देखोगे, यू विल रिमेंबर कि ये इनका है। सेम फोटो बार-बार देखोगे, तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा कि ये वाली कंपनी की है। ठीक है ना? सो ब्रांडिंग से क्या होता है? ब्रांडिंग में क्या है? कुछ नाम, कोई टर्म, कोई सिंबल या इन सब का कॉम्बिनेशन है, जो एक प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी है। एक प्रोडक्ट का ये यूनिक आइडेंटिटी है, ये लोगो जो है, ये नाम जो है, अभी हमने रजिस्टर करवा लिया है, तो तुम इस नाम से अब कंपनी नहीं खोल सकते हो। तुम्हें अलाउ ही नहीं है ये कंपनी अब इस नाम से खोलना, ठीक है ना? सो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है एंड इसका एक ब्रांड आइडेंटिटी भी बनता है, ठीक है? एक कंज्यूमर के लिए, जैसे कि मारुति एक नाम है, ये इसका लोगो है, ठीक है? सॉरी, ये वे ऑफ लाइफ इनकी टर्म है, ठीक है? ये इसका सिंबल है, जो इसका लोगो है, तो ये सारी चीज़ें एक यूनिक ब्रांड के अंदर आती हैं। ब्रांडिंग में क्या-क्या आएगा? ब्रांड का नाम, जो नाम तुम बोलते हो, ब्रांड का मार्क जो कि उसके लोगो होते हैं, जिस लोगो को देख के तुम समझ सकते हो कि ये मैकडॉनल्ड्स है ना? या फिर कौन-सी वॉक्सवैगन है, कोका कोला है, ट्विटर है, शैनल है, ऑडी है, फोर्ड है, स्टारबक्स है, ठीक है? एप्पल है। तो कोई भी चीज़ का तुम सिर्फ लोगो देखकर समझ सकते हो कि ये जो कंपनी है, ये किस चीज़ की कंपनी है, ठीक है? तुम्हें उसके लिए उस कंपनी का नाम भी ज़रूरी नहीं होगा। एम देखते ही आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ मैकडॉनल्ड्स, दिस इज़ ट्विटर, है ना? मैं देखते ही समझ सकती हूँ, ठीक है? फिर है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज़ बेसिकली जब तुम इसी लोगो को लीगली रजिस्टर करवा लेते हो, लीगली सरकार के पास रजिस्टर करवा लेते हो और बोलते हो कि आज के बाद ये सेम टू सेम लोगो कोई यूज़ नहीं कर सकता मेरी परमिशन के बिना। और मैं परमिशन तो दूँगा नहीं, है ना? तो जब वही लोगो जब सरकार के पास लीगली रजिस्टर हो जाता है, तो फिर उसी लोगो को ट्रेडमार्क बोल दिया जाता है। उसी ब्रांड मार्क को ट्रेडमार्क बोल दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, ब्रांडिंग के मेरिट्स क्या हैं? जो सेलर है, उसके लिए ब्रांडिंग के मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला है कि उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। अब कॉमर्स तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, हाउ डू यू नो दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम? बिकॉज़ मेरा एक सर्टेन ब्रांड है। आपको मेरे नाम से याद रहेगा कि विद्यम वाली मैडम ऐसी-ऐसी थी, वो ये कराती थी, ये थी, है ना? तो एक मेरी यूनिक आइडेंटिटी बनेगी, मेरे कॉम्पिटिटर से अलग मैं डिफरेंट आपको दिख सकती हूँ, मेरे ब्रांड की मदद से। ठीक है ना? सो कोका कोला है, पेप्सी है, इनका आपस में अलग ब्रांड है, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। कोका कोला और पेप्सी का मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या टेस्ट अलग है, बिल्कुल सेम है। बट देयर इज़ 2 डिफरेंट ब्रांड्स, राइट? तो प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है? एंड इससे ऑब्वियसली आपकी एडवर्टाइजिंग भी होती है, आपके डिस्प्ले प्रोग्राम भी होती है। अब मुझे हर बार किसी को ये नहीं बताना, कॉमर्स ले लो, कॉमर्स क्लास 11 अकाउंट सीखो, बिज़नेस नहीं। अगर मेरा ब्रांड बड़ा बन गया, तो मैं सिर्फ बोलूँगी विद्यम, है ना? जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ कोका कोला, मैं नहीं बताती कि ये ब्लैक कलर का है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, मीठा है ना? कोल्ड ड्रिंक है, मैं जस्ट बोलूँगी कोका कोला। यू विल रियलाइज़ कि वो क्या है। तो आपका जो है, आपके लिए सब कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन वहीं से आपका आ जाएगा कि कोका कोला ऐसा है। आपकी एडवर्टाइज़मेंट हो रही है, आपका डिस्प्ले हो रहा है वो, ठीक है ना? तो बिज़नेस के लिए बहुत हेल्पफुल है।
ठीक है? और क्यों हेल्पफुल है? इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट बिकम्स ईज़ी। अब अगर मेरा विद्यम का नाम जो है, ये तुम सबके दिमाग में बैठ गया, कल को मैं विद्यम के नाम के अंडर ही अगर सीए लॉन्च करूँ, तो तुम्हें ध्यान होगा कि ये वाली मैडम है, इन्होंने अकाउंट्स को बिज़नेस पढ़ाया है, इनका सीए ऐसा होगा क्योंकि इनका 12th ऐसा था। तो मुझे अपने सेम ब्रांड के अंदर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना बहुत ईज़ी है। डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब ये जो अलग-अलग ब्रांड्स हैं ना, ये अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से एक हायर प्राइस चार्ज करते हैं। अगर मेरा ब्रांड बन गया, तो कस्टमर जो है बोलेगा मुझे तो इसी ब्रांड का सामान खरीदना है। और ब्रांड बोलेगा कि अच्छा तुम मेरे लॉयल कस्टमर हो, तो मैं तुमसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज तो करूँगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरे से ही लेना है। सो जब तुम्हारा ना एक ब्रांड का लॉयल कस्टमर बेस बन जाता है, तो तुम उसके ब्रांड की वजह से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आईफ़ोन है, आईफ़ोन अच्छा है, आई एग्री, मैं भी आईफ़ोन ही यूज़ करती हूँ, पर इतना भी अच्छा नहीं है कि 1 लाख, 1.5 लाख रुपए उसके बनते हों, ठीक है? मतलब 50,000 तक का आ जाए दैट इज़ इनफ। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा हम 1 लाख पे करते हैं ना, वो पता है क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस नेम कि ये आईफ़ोन है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट लोगो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट लोगो, उस लोगो की वजह से हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, उस नाम की वजह से एक्स्ट्रा पे करते हैं 1 लाख रुपए, वरना वही सेम आईफ़ोन ना 10, 20, 30,000, 50,000 का बन सकता है, बिक सकता है। लेकिन कंपनी सिर्फ अपने नाम के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती है, अपने ब्रांड के लिए, ठीक है? अच्छा, कस्टमर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? अब हम जो ब्रांडिंग करते हैं, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि एक तो ये स्टेटस सिंबल है कि भैया आईफ़ोन एक स्टेटस सिंबल है कि मैं आईफ़ोन खरीदूँगा, गुच्ची खरीदूँगा। भाई कुछ नहीं होता है इन बैग्स में, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने लेकर देखे हुए हैं 2-4 बैग्स। कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ही अरे भाई! मतलब मुझे तो ऐसा हो गया कि जन्नत ही मिल गई, है ना? गुच्ची का बैग खरीद के, पराडा का बैग खरीद के, मुझे तो जन्नत ही मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ी-सी क्वालिटी बेटर होती है, थोड़ा-सा देखने में सुंदर होता है, अगर तुम सुंदर बैग खरीदो तो, थोड़ा साइज़ छोटा-बड़ा कुछ हो सकता है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा स्टेटस सिंबल है, कोई ऐसा नहीं है कि 1 लाख का बैग है तो उसकी क्वालिटी ऐसी होगी जो दुनिया में कहीं है ही नहीं, नहीं, नॉर्मल बैग होते हैं। नॉर्मल बैग होते हैं, थोड़ी बेटर क्वालिटी, थोड़ी बेटर कलर, थोड़ा-सा सुंदर, पर बहुत ज़्यादा महँगा प्राइस, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे स्टेटस का सिंबल है, ठीक है? शॉपिंग करने में आसान है, अगर मुझे आईफ़ोन लेना है, तो मैं हर किसी दुकान पे जाके नहीं देखूँगी, क्या ऐसा दिखने वाला फ़ोन तुम्हारे पास है? मैं सीधा बोलूँगी आईफ़ोन है कि नहीं है। तो मुझको बहुत ईज़ी है कि मैं सिर्फ़ एक ही पर्टिकुलर ब्रांड का सामान खरीदूँ, उसी की वेबसाइट, उसी का प्रोडक्ट मैं अलग से देख के खरीद सकती हूँ, ठीक है? क्वालिटी इंश्योर करते हैं, क्वालिटी इंश्योर करते हैं। अब जैसे मैं हर बार आईफ़ोन ही लेती हूँ, तो मुझे पता है कि आईफ़ोन की क्वालिटी कैसी होगी। अब मुझे हर बार ये डर नहीं है ना, यार इस बार वाला अच्छा नहीं हुआ तो? इस बार वाला ऐसा नहीं हुआ तो? होगा, क्योंकि सेम ब्रांड का है, तो सेम क्वालिटी होगी, तो मुझे डर नहीं है, ठीक है? अगला अगला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। अगर तुम्हारा एक ब्रांड है, तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए? सबसे पहला जो ब्रांड है वो सजेस्टिव होना चाहिए ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे विद्यम, विद्यम से समझ आता है विद्या, मतलब ये एजुकेशन से रिलेटेड है। समझ आ गया? आईफ़ोन, फ़ोन नाम में ही आ रहा है कि मतलब इस ये एक फ़ोन है। राइट? सो जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, वो थोड़ा-सा सूटेबल होना चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी नाम है, ठीक है? वो सूटेबल होना चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी, उसका बेनिफिट समझ आना चाहिए प्रोडक्ट के नाम से ही। कॉन्टिन्यूइंग एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको तुम अगर 200 साल भी चलाओ तो 200 साल चले। इनिशियली जब हमने नाम सोचा था, हमने कॉमर्स से रिलेटेड नाम सोचा था। फिर हमने सोचा नहीं, कल को हमें सीए में भी जाना होगा, कल को हमें कुछ और भी करना होगा, तो हमने एक नाम रखा विद्यम। अब विद्यम के अंदर कॉमर्स, साइंस, एसएसटी ये वो सब करा सकते हो। तो ये सेम नाम हम 200 सालों तक भी चला सकते हैं, तो ये ऐसा नाम है, ठीक है? एडैप्टेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? हाँ एडैप्टेबल यही हो गया कि एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को अगर मुझे नया प्रोडक्ट उसमें ऐड करना है, तो उसमें नया प्रोडक्ट आ सके, ठीक है? प्लस कंटिन्यूइंग क्या हो कि आउट ऑफ फैशन नाउ लाइफ बॉय 125 सालों से चलता आ रहा है, आज भी नाम बोलते हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड तो है ही कि आपका रजिस्ट्रेशन ले लो ताकि ये नाम कोई और चोरी ना कर सके। ईज़ी टू स्पेल होना चाहिए। तुम ना एक बार देखो मतलब जो भी बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, सबका नाम मोस्टली 1 वर्ड का होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड का होता है, ठीक है? कोई भी ब्रांड उठा के देख लो मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज़, केएफसी, हर एक जो भी केएफसी तो चलो शॉर्ट फॉर्म हो गई, हर एक जो भी बड़ा ब्रांड है ना, विद्यम, है ना? सारे एक सिंगल वर्ड के होते हैं, प्लस सारे बहुत ईज़ी होते हैं बोलने में, सारे बहुत ईज़ी होते हैं, ठीक है? गुच्ची, पराडा, सारे दे आर वेरी ईज़ी टू स्पेल प्लस दे आर सिंगल वर्ड। तो ये बहुत आसान है सामने वाले को याद करवाना, ठीक है?
डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से, जितना अलग हो सके उतना बेहतर है, ठीक है। अगला, पैकेजिंग। प्रोडक्ट मिक्स में ही, प्रोडक्ट मिक्स का ही दूसरा एलिमेंट है पैकेजिंग। पहला एलिमेंट क्या था, ब्रांडिंग, दूसरा एलिमेंट क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है, एक ऐसी आउटर लेयर है जो तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करेगी, लीकेज से, स्पॉइलेज से, मॉइस्चर से, हीट से, है ना, हर एक चीज से प्रोटेक्ट भी करेगी, एड्स और उसमें वैल्यू भी ऐड करेगी, उसकी लाइफ को भी बचा के रखेगी। वो होता है प्रोडक्ट, वो होता है पैकेट, ठीक है। अगर ये मेरा कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या है, कोई ट्यूब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को तो प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा। चलो व्हाटएवर, ये मेरा कुछ तो प्रोडक्ट है, मुझे भी नहीं पता क्या है, कुछ तो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका एक डब्बा होगा, ये जो इसकी आउटर पैकेजिंग इसकी होगी, ये जो आउटर पैकेजिंग होगी, ये क्या क्या करेगी, एक तो इसको बचा के रखेगी टूटने फूटने से, है ना, हीट से, मॉइस्चर से बचा के रखेगी। दूसरी चीज, जो डब्बा है वो डब्बा मैं बनाऊंगी सुंदर, वो डब्बा मैं क्या करूंगी, सुंदर बनाऊंगी। वो डब्बा इतना सुंदर लगना चाहिए कि डब्बा देख के ही इंसान को लगे कि ये हायर क्वालिटी का लग रहा है, ये ले लेते हैं। अच्छा, वो डब्बा ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट में इधर से उधर जा सके बिना टूटे। वो डब्बा ऐसा होना चाहिए जो इजी टू हैंडल हो, कम स्पेस घेरे, ठीक है ना। तो पैकेजिंग जो है, जो पैकेजिंग है, वो आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ उसको बेचने में काम आती है, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करके रखने के भी काम आती है हमारी पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग के क्या क्या लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं टोटल, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारे पास आता है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो किसी भी प्रोडक्ट के तब तक रहती है उसके साथ जब तक वो प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता। कोई भी प्रोडक्ट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके साथ रहती है। जैसे कि मेरे पास अभी मुझे ये दिख रहा है, मतलब ये एक फेस मास्क है, ठीक है, एक फेस मास्क है, इसके ये जो पैकेट है, ये जो पैकेट है, ये पैकेट है प्राइमरी पैकेजिंग। ये जो पैकेट है, ये पैकेट है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको खोलूंगी, इसके अंदर से मास्क निकलेगा जिसको आप यूज करोगे। जब वो मास्क यूज कर लूंगी, फिर इस पैकेट को गेरूंगी। जब तक वो मास्क यूज नहीं हो जाता, ये पैकेट कहीं नहीं जाएगा, राइट। लेकिन ये जिस भी कंपनी से मैंने खरीदा है, क्या उस कंपनी के पास ये ऐसा ही आया था फैक्ट्री में से? जी नहीं, ऐसा नहीं आया होगा फैक्ट्री में। इसके ऊपर एक बड़ा कार्टन होगा, बड़ा डिब्बा होगा, जिस डब्बे के अंदर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ पैकेट आए होंगे, जिस डब्बे के अंदर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ पैकेट आए होंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग हमारे पास देखो क्या है, सबसे पहले तो है प्राइमरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग तो वो है जिसके अंदर प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट यूज करोगे तब इसको खोल के फाड़ के फेंकोगे, तब तक ये वही का वही रहेगा। मैं ये नहीं कर सकती कि पैकेट घेर दिया, मास्क पड़ा है, नहीं, ऐसे नहीं कर सकती, है ना। तो प्राइमरी पैकेजिंग तो वो है, इमीडिएट कंटेनर है जो प्रोडक्ट के साथ रहता है पूरी जिंदगी, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग। अच्छा, अब जो सेकेंडरी पैकेजिंग है वो क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम एक वो ले लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं। तो टूथपेस्ट क्या होता है, जो टूथपेस्ट की इमीडिएट बॉडी है वो तो ऐसी होगी बॉडी, वो तो होगी प्राइमरी पैकेजिंग। पर क्या तुम सीधा इसको उठा के लाते हो घर पे, क्या सीधा इसको उठा के लाते हो, क्या सीधा टूथपेस्ट उठा के लाते हो घर पे? टूथपेस्ट का एक डब्बा होता है, जिस डब्बे के अंदर वो होता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का एक डब्बा होता है जिसके अंदर से ट्यूब निकलती है, और ट्यूब के अंदर से पेस्ट निकलता है। तो वो जो ट्यूब है वो तो प्राइमरी पैकेजिंग है, पर वो जो डब्बा है जो तुम अपने घर लाते हो, उस डब्बे को तो उसी दिन फेंक देते हो और ट्यूब को रख लेते हो, वो जो डब्बा है वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। वो सेकेंडरी पैकेजिंग है, ठीक है। कि जैसे अगर ये मेरा टूथपेस्ट का ट्यूब है, तो ये जो ट्यूब है ये है प्राइमरी पैकेजिंग। इसको तुम एक डब्बे के अंदर घर लेके आते हो, फिर तुम उस डब्बे को ओपन करते हो, इस डब्बे को फेंक देते हो घर लाके डस्टबिन में, ये थी सेकेंडरी पैकेजिंग। लेकिन ऐसे हंड्रेड्स ऑफ डब्बे एक बड़े डब्बे में पैक होके आते हैं दुकानदार के पास। तो वो जो बड़ी वाली है, वो क्या है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ठीक है। तो ये स्टोरेज आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए होता है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स है बड़ा सारा जिसमें बहुत सारे यूनिट रखे गए हैं, ठीक है। तो टोटल 3 तरीके की पैकेजिंग हो सकती है। पैकेजिंग किस काम आती है, प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में काम आती है, क्योंकि पैकेजिंग मैंने बोला ना इतनी सुंदर है, पैकेट पे ही लिखा हुआ है। अब यार तुम यही देख लो ना, इसके ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है कि ग्लो शॉट्स है, ठीक है, ये शीट मास्क है, इसके अंदर ये है वो है, इसके पीछे कितना कुछ लिखा हुआ है, इसके पीछे कितना कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो पूरी चीज है, ये कितना सुंदर लग रहा है, कैन यू सी द कलर, इसका कलर कितना सुंदर है, टेक्स्ट कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सारी चीज एक एडवर्टाइजमेंट की तरह है। मतलब मैं तो आधी बार इसको पैकेट को देख के ही खरीद लेती हूँ, मुझे क्या पता अंदर से मास्क कैसा निकलेगा,
है ना? पैकेट को देख के ही तुम बाय कर लेते हो कि पैकेट सुंदर है, तो प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है पैकेट की वजह से। आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, जैसे इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो मैं कंपनी का नाम देख के ही समझ जाऊँगी कि ये किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, ठीक है? प्रोडक्ट को यूज़ करने में भी काम आए, ईज़ी होगा। जैसे अगर तुम देखो तो ये यहाँ से फट सकता है, इसको मैं यहाँ से ऐसे टियर करूँगी, देखो यहाँ से इसको ऐसे टियर करूँगी और इसके अंदर से प्रोडक्ट निकाल लूँगी। तो ये इस तरीके का बनाया हुआ है कि इसको फाड़ो और निकाल लो। किसी चीज़ पे कैप लगा हुआ होता है, किसी चीज़ को अलग तरीके से ओपन करना होता है, ठीक है ना? तो सही तरीके से कन्वीनिएंटली ओपन हैंडल वगैरह करने के लिए ये होती है पैकेजिंग, ठीक है? और ऑब्वियसली इनेबल्स प्रोटेक्शन। अब इसके अंदर से मास्क जो निकलेगा वो साफ-सुथरा लगाना है मुझे अपने फेस पे, साफ-सुथरा मास्क लगाना है अपने फेस पे मुझे, तो साफ-सुथरा तो इसके अंदर रहेगा ना बाबू। इसको घेर दिया तो मास्क गंदा हो जाएगा, गंदा थोड़ी लगाऊँगी अपने फेस पे, ठीक है ना? तो प्रोटेक्ट करके रखता है तुम्हारे प्रोडक्ट को, ठीक है जी? अच्छा, मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो है सेल्फ सर्विस आउटलेट। अब जैसे ये भी जो मैंने उठाया है किसी सेल्फ सर्विस आउटलेट से उठाया है, मैं किसी को बुला के पूछूँगी नहीं भैया ये मास्क क्या है? भैया इस मास्क के अंदर क्या है? इस पे अच्छे से खुद ही लिखा हुआ है कि शीट मास्क है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, ये है, वो है। इसके अंदर अच्छे से लिखा हुआ है, इससे ग्लो आएगा, ये होगा, वो होगा। मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये अच्छा लगेगा, मैं इस पे रीड करूँगी, इसके पीछे इंग्रीडिएंट्स दे रखे हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये वो सब वो लिखा हुआ है। मैं इसको एज़ इट इज़ उठा लूँगी, अपनी कार्ट में डाल दूँगी, अपनी ट्रॉली में डालूँगी कि अच्छा लग रहा है, चल ले लेते हैं, कोई नहीं यार, है ना? तो सेल्फ सर्विस आउटलेट में जो है, ये पर्सनल सेलिंग और प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होता है। एक इनोवेशनल अपॉर्च्युनिटी है, इनोवेशनल अपॉर्च्युनिटी है कि तुम जो है अपने प्रोडक्ट को अलग तरीके से पैकेज करो, अलग तरीके से पैकेज करो, तो उससे जो है तुम्हारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए, कस्टमर को अलग से भी दिखे वो, ठीक है ना? अब जैसे अगेन वहीं पे आते हैं घूम फिर के कि इसका जो शीट मास्क है तो ये एक मास्क फेस पे लगाने के लिए, पर इसकी जो पैकेजिंग है ये किसी भी शेप की हो सकती है। जैसे ये राउंड सी शेप है, ये हमारी राउंड सी शेप है, ये स्क्वायर हो सकती है, ये रेक्टेंगल हो सकती है, ये ट्रायंगल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमारी मर्ज़ी हमें कैसे उसको इनोवेट करना है, ठीक है ना? स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, साफ-सुथरा रखने के लिए तुम पैकेजिंग जितनी अच्छी बनाओगे, कस्टमर को उसको देखकर लगेगा कि भैया हाँ, ये तो बड़ा साफ-सुथरा प्रोडक्ट है, ठीक है ना? तुम कस्टमर को एजुकेट कर सकते हो, ठीक है? कस्टमर को एजुकेट कर सकते हो। जैसे इसके पीछे अगर तुम देखो, इसके पीछे दिखा रखा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे साफ दिखा रखे हैं 4 डब्बे बना के कि पहले ये करो, ये करो, ये करो। कस्टमर को तुम एजुकेट भी कर सकते हो, ठीक है ना? ये सारा कुछ तुम इसके अंदर कर सकते हो। अच्छा, इसके पीछे मुझे पूरा लेबल भी दे रखा है कि इसके अंदर कौन-सा सीरम है, क्या नहीं, तो मुझे सब पता चलेगा कि कुछ मिक्सिंग तो नहीं है, सब कुछ हाइजीनिक है तो ना, ठीक है? और फिर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है कि प्रोडक्ट के अपने कलर हैं, अपनी अ, टेक्स्ट है, अपना फ़ॉन्ट है, कंपनी का नाम है, ठीक है? तो प्रोडक्ट को डिफरेंट करने में भी मदद करता है, ठीक है? अगला आता है लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या है? अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा पाऊँ, ये जो लेबलिंग है अगर तुम देखो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि कौन-सा इंग्रीडिएंट है। ये पीछे जितना भी कुछ इस प्रोडक्ट के पीछे जितना भी कुछ लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ जो है लेबल के अंदर आती है। इसके अंदर लिखा हुआ है इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ कैसे है, किस कंपनी ने बनाया है, कहाँ बनाया है, कब बनाया है। ये सारी चीज़ लेबल के अंदर हमें बतानी पड़ती है कि प्रोडक्ट के बारे में, उसके कंटेंट, उसके मेथड ऑफ यूज़ के बारे में। अगर तुम यहाँ पर देखो तो ये मेथड ऑफ यूज़ बना रखा है, ऊपर 4 डब्बे से बना रखे हैं, उसके नीचे मुझे इंग्रीडिएंट, प्रिकॉशन ये सारा कुछ इसके नीचे मुझे बता रखा है। तो ये जो बैक साइड पे जितना भी कुछ होता है, ये बैक साइड पे जो भी होता है, जितना भी कुछ होता है, वो हमारे इस लेबल वाली कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है? वो इस लेबल वाली कैटेगरी के अंदर आता है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इसके कंटेंट, इसका नेट वेट ये सब पीछे लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट सब लिखा होगा, डायरेक्शन ऑफ यूज कि इसको कैसे यूज करना है वो पीछे लिखा होगा, इंग्रेडिएंट क्या है, मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है खाने की, वो सब कुछ लिखा होगा लेबल के अंदर, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ग्रीन डॉट भी लगाना है, ठीक है? अच्छा, एफएसएसआई कोड भी लिखना है, नेट वेट भी लिखना है, ठीक है? सब कुछ बेस्ट बिफोर हाउ मेनी मंथ्स, सारा कुछ लिखना पड़ेगा तुम्हें अपनी पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है जी? अगला, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग क्या है, लेबलिंग क्यों यूज होता है? भैया एक तो तुम्हारे प्रोडक्ट की हो रही है प्रमोशन, क्योंकि इसने पीछे बताया है कि कैसे यूज करना है। अगर मुझे आसान लगेगा मैं उठा के यूज कर लूंगी, ठीक है ना? प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, प्रोडक्ट का अच्छा अच्छा लिखा है, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखा है प्रोडक्ट का सारा कुछ, ठीक है? सरकार ने कंपल्सरी कर रखा है कि तुम्हें ये सब कुछ पीछे लिखना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, यू हैव टू राइट इट, कंपल्सरी है ये।
प्रोडक्ट का ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन इसी से होता है, लेबल से ही होता है। लेबल पे ही तो पढ़ूंगी ना कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, लेबल पर ही तो पढ़ूंगी ना कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, नेट वेट, सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है, एमआरपी वगैरह, ठीक है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है और उसके कंटेंट के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर शुगर कितना है, मैदा कितना है, ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर क्या कुछ है वो सब बताया जाता है लेबल में, ठीक है। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना आसान हो जाता है कि जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो ए, बेस्ट क्वालिटी का, दूसरी क्वालिटी का बी, बुरी क्वालिटी वाला सी। तो ग्रेड कर सकते हैं उसकी क्वालिटी के बेस पे, और क्वालिटी कैसे पता चलेगी, इंग्रेडिएंट के बेस पे, ओके जी। अगला, अगला प्रोडक्ट अब यहाँ पे खत्म होता है। प्रोडक्ट में क्या क्या आया, ब्रांडिंग आया, ब्रांडिंग आया, पैकेजिंग आया, लेबलिंग आया, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेस मिक्स की, कि प्लेस के अंदर हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। सो देखो, प्लेस मिक्स में हमें क्या है कि कस्टमर को सामान पहुंचाना है सही टाइम पे सही जगह पे, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आती है मेजरली, एक तो आता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब है कि हमें वो सारे काम करने हैं जिस कामों के थ्रू हम अपने सामान को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से कहाँ मूव करें, वहां पे जहां पर वो चाहिए। तो इससे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है कि जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे अवेलेबल हो, और इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है कि जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे वो चीज वहां प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो स्टॉक आती है, वेयर हाउस आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, चार चीजें आती हैं। स्टॉक का क्या मतलब है कि हमें स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं अभी सामान बोलूं कि अभी ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद बनाऊं, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर आने से पहले बना के रखना पड़ता है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर 10 आएंगे या 100 आएंगे। 10 ऑर्डर आएंगे तो उनके लिए बनाओ, 100 आएंगे तो 100 का बना के रखो। तो यू हैव टू एस्टिमेट द डिमांड, और उसके अकॉर्डिंग एडवांस में बनाना पड़ेगा। उसमें तुम्हें कॉस्ट भी चेक करनी है, बेनिफिट भी चेक करना है, और सही ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री बना के रखना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 100 ऑर्डर आए हैं, ऐसा भी ना हो कि तुमने तो सिर्फ 10 ही बनाए थे, और ऐसा भी ना हो कि तुमने तो 1000 बना के रख दिए थे। तो इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। 100 का मान लो 130 हो सकता है, 70 हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें कॉस्ट भी देखनी है, बेनिफिट भी देखना है, डिमांड भी देखनी है, सब देखना पड़ेगा। दूसरा है प्लेस मिक्स में, दूसरा हमारे पास क्या है, वेयर हाउसिंग। फिजिकल प्लेस मिक्स के अंदर क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार चीजें हैं ना, SWOT, ठीक है। तो स्टॉक पढ़ लिया, वेयर हाउस पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर हाउस क्या है कि जैसे क्रॉप्स है, आइसक्रीम है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, ये सारी पेरिशेबल चीजें हैं, सारी सीजनल चीजें हैं, बनती तो एक सीजन में है, यूज पूरा साल करी जाएंगी क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमें उनको स्टोरेज में रखना पड़ेगा, कई बार कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, कई बार ऐसी जगह पे रखना पड़ता है जहाँ पे कोई चूहा, कीड़ा, ये सब कुछ ना हो, है ना, किसी भी इंसेक्ट, उस सब से दूर रखना है, हवा पानी से दूर रखना पड़ता है कई बार। तो सही तरीके की स्टोरेज में हम रख सके ताकि सामान बचा भी रहे, यूज करने लायक भी रहे, क्वालिटी भी अच्छी रहे, खराब भी ना हो, ठीक है जी। ओ से आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि ऑर्डर प्रोसेसिंग सही तरीके से होनी चाहिए। बहुत सिंपल बात है, तुम लोग अब पढ़ने वाले बच्चे हो, तुमने कभी ना कभी कोई कोर्स खरीदा होगा ऑनलाइन, कोई किताब खरीदी होगी ऑनलाइन। तो तुम किसी की अगर वेबसाइट पे जाके, अगर तुम मेरी वेबसाइट पे जाके वहां से बाय करते हो कि ये है BST क्लास 12th का कोर्स है, ठीक है, मैं फिर तुम्हें आगे दिखाऊंगी कि इसमें क्या कुछ है, फिर मैं आगे तुम्हें दिखाऊंगी कि यहाँ पे पेमेंट कर दो, फिर पेमेंट करने के बाद तुम्हें फाइनली कोर्स शो होने लग जाएगा, है ना, या तुम्हारे ऑर्डर आ जाएगा कि हाँ ये ऑर्डर लग गया है, तुम्हारी किताब घर पे पहुंच जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या ये बहुत स्मूथ है, क्या ये अच्छे से हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेमेंट पे अटक ही गया, तुम तो पेमेंट करने को तैयार बैठे हो, मेरी वेबसाइट अटक गई, पेमेंट हो ही नहीं रही, ऐसा तो नहीं है, या तुमने पेमेंट कर दी मेरे तक पहुंची नहीं, तुमने ऑर्डर कर दिया मेरे तक पहुंचा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये जो पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग है, फ्रॉम, ठीक है, बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये सब अच्छे से होना चाहिए, और इसमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहनी चाहिए, ओके जी। अच्छा, लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन, कि भैया सही टाइम पे, सही कॉस्ट पे, सही स्पीड में, सही अमाउंट ऑफ गुड्स सही जगह पे पहुंचा दो। जब जितना सामान चाहिए तब उतना उस जगह पे पहुंचा दो, ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टॉक, वेयरहाउस, ऑर्डर, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगला मेरे पास आते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि एक साइड बैठा है प्रोड्यूसर और कहीं बहुत दूर बैठा है कस्टमर, इन दोनों को मिलवाया कैसे जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये दोनों आपस में मिल सके।
या तो डायरेक्ट चैनल हो सकता है कि तुम सीधा मेरी वेबसाइट से ही खरीद लो, तुम सीधा मेरी वेबसाइट से ही खरीद लो, तुम सीधा मेरी फैक्ट्री में आके ही खरीद लो, मैं ही अपना शोरूम खोलूं और तुम मेरे ही शोरूम से आके खरीद लो। कि बीच में मैंने ना तो रिटेलर डाला ना तो होलसेलर डाला, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी बीच में आई ही नहीं, तो वो तो होगा डायरेक्ट चैनल, जिसको जीरो चैनल बोला। इनडायरेक्ट क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कोई तो आया, या तो इन दोनों के बीच में आ सकता है डिस्ट्रीब्यूटर, या आ सकता है होलसेलर, या आ सकता है रिटेलर, या आ सकते हैं ये सारे। रिटेलर तो बीच में गारंटेड है आएगा ही आएगा, रिटेलर तो गारंटेड है आएगा ही आएगा, ये आएगा, इसके साथ ये भी आ सकता है, इसके साथ ये भी आ सकता है, पर रिटेलर जरूर आएगा, ठीक है, अगर इनडायरेक्ट चैनल है तो, ठीक है। तो ये तीन तरीके का हो सकता है, या तो सिर्फ रिटेलर आया, है ना, अब सिर्फ रिटेलर को हम क्या बोलेंगे, वन लेवल चैनल, सिर्फ एक ही इंटरमीडियरी है, या तो दो लोग आए, एक दो कनेक्टिंग लिंक्स आए, मैन्युफैक्चरर फिर होलसेलर फिर रिटेलर फिर कस्टमर, या तो दो लोग आए, या तो तीन लोग आए, मैन्युफैक्चरर फिर डीलर या एजेंट फिर होलसेलर फिर रिटेलर फिर कस्टमर, तो ये हो गया थ्री लेवल चैनल, ये हो गया टू लेवल चैनल। तो या तो डायरेक्ट है, या तो वन टू थ्री तीनों में से कोई एक लेवल ऑफ चैनल है। तो इस तरीके से तुम अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, आगे चलें। अगला है प्राइस मिक्स, कि जो तुम प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट कर रहे हो वो किस बेसिस पे सेट कर रहे हो, प्राइस कम भी हो सकता है, प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, तुमने किस बेसिस पे सेट किया है अपना प्राइस, ठीक है, प्राइस क्या है, वो अमाउंट है जो बायर पे करता है, वो अमाउंट है जो सेलर को मिलता है, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस कैसे सेट करते हो, सबसे पहले तो देखा जाता है तुम्हारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। सो क्या क्या अलग अलग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि तुम चाहते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करे, एक तुम कहते हो मुझे दिखाना है मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी सबसे बेस्ट है, ठीक है, तुम चाहते हो, या फिर तीसरा हो सकता है तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर तुम्हारे पास हो। अब जैसे आईफोन है, आईफोन कहता है कि मुझे बताना है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, तो वो इससे इसी वजह से लाखों में अपना प्राइस रखता है, उसको भी पता है कि इंडिया में लोग लाखों का फोन अफोर्ड नहीं कर सकते, पर वो उन लोगों को टारगेट ही नहीं कर रहा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनको टारगेट कर रहा है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इतना पे कर सकते हैं, और उनको बोल रहा है कि मेरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। तो अगर बेस्ट क्वालिटी दिखानी है ना तो हायर से हायर प्राइस रखो। लेकिन तुम्हें इसी वजह से क्या होता है कि आईफोन ना सबके हाथों में नहीं दिखेगा, पर एक एंड्रॉइड है, वीवो पकड़ लो, या फिर ऐसे जो भी 10-10 हजार की रेंज के फोन है, वो बहुत लोगों के हाथों में दिखेगा, क्यों, क्योंकि लोअर प्राइस है, लोअर प्राइस होने की वजह से मार्केट में शेयर ज्यादा है, मतलब मार्केट में ज्यादातर लोग वो खरीदते हैं, लोअर प्राइस वाली चीज खरीदते हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तुम्हारी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, तो भी तुम्हें प्राइस कम ही रखना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर से compete करने के लिए, ठीक है। अगला, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, ये तो हमने बोल ही दिया कि अगर तुम अकेले ही हो, जैसे एप्पल है, आईफोन है, वो अकेला ही है भाई, उसके जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और है ही नहीं, है ना, दूसरा एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड में तो 15-20 फोन है, लेकिन आईफोन अकेला ही है भाई आईओएस में, तो वो मोनोपोली है, तो वो अपना हायर प्राइस चार्ज करता है अपनी मर्जी से। पर अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है जैसे एंड्रॉइड फोन्स में है, तो वो लोअर प्राइस उनको रखना पड़ता है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो प्राइस कम रख सकते हो, ठीक है। अगला, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो तुम प्राइस ज्यादा रखो, अगर डिमांड ही कम है तो प्राइस महंगा बेच के, महंगा रख के प्राइस बेचोगे किसको, है ना। अदर मार्केटिंग मेथड यूज्ड, और कौन से मार्केटिंग मेथड तुमने यूज करे हैं, जैसे कि अगर तुमने सेल्स प्रमोशन यूज किया है तो तुम्हें डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, डिस्काउंट देना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैकेजिंग कैसी है तुम्हारी, ब्रांडिंग कैसी है तुम्हारी, उधारी कितनी है तुम्हारी, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा प्राइस कैसा है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, कई बार सरकार भी लीगल रेगुलेशन लगा देती है ना, कि नहीं भाई इसका प्राइस तो इतना ही फिक्स करना पड़ेगा, है ना, यूजुअली नेसेसिटी चीजों में होता है, दवाइयों के केस में होता है, ठीक है, एजुकेशन के केस में कई बार हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है प्राइस फिक्स कर देती है, फिर तुम अपने हिसाब से नहीं रख सकते, सरकार के हिसाब से ही फिर तुम्हें प्राइस रखना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल का है, सरकार जैसा बोलेगी वही प्राइस चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, प्राइस हो गया हमारा, लास्ट टॉपिक आता है प्रमोशन, ये टॉपिक भी अपने आप में काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन करते हैं अच्छे से। प्रमोशन के अंदर क्या है, तुम्हें किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करना है, अपने प्रोडक्ट को बार बार लोगों को याद दिलाना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है कि तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, और फिर लोगों को परसुएड करना है कि आओ मेरा प्रोडक्ट खरीदो।
एक तो सबसे पहले तो इन्फॉर्म करो कि भैया मेरी ना ऐसे कॉमर्स क्लासेस हैं, मैं ऐसा-ऐसा पढ़ाती हूँ, मैं एसआरसीसी से ग्रेजुएट हूँ, तुम मेरे से आके पढ़ लो। फिर मैं तुम्हें बार-बार यही चीज़ बार-बार याद दिलाऊँगी। क्योंकि मैं कोई तुम्हारी बहन तो हूँ नहीं कि तुम्हारे घर पे बैठी हूँ और तुम्हें रही मैं भूल ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है। तुम एक बार देखोगे, कल भूल जाओगे, कल देखोगे, परसों भूल जाओगे। तो बार-बार मुझे याद भी दिलाना पड़ेगा कि मैं हूँ, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड है, मेरी सर्विस है। और फिर याद करवाते-करवाते मैं तुम्हें पर्सुएड भी करूँगी, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो यार, है ना? फिर मैं तुम्हें पर्सुएड भी करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रही हूँ? ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हूँ? अब बोलते हैं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्यों? ताकि तुम्हें बार-बार, बार-बार याद आता रहे कि अरे इसकी वीडियो आई है, अरे इसने कुछ डाला है, ठीक है ना? कुछ अपलोड किया है। सो प्रमोशन से हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम यही करना चाहते हैं, तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अपना आइडिया तुम्हारे तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदो। ओके जी, ये बात है। अच्छा जी, प्रमोशन में 4 चीज़ें आती हैं, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइज़मेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी। एक-एक करके देखते हैं। रिमाइंडिंग क्या है? यूज्ड फॉर मैच्योर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पुराना हो गया है, उनको बार-बार रिमाइंड करवाना पड़ता है। अब जैसे तुम सोचो कोका कोला है, क्या देश में कोई भी ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता कि कोका कोला क्या है? नहीं हो सकता। मतलब जो 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं ना, वहाँ से लेके 60, 70 साल के बुड्ढे तक सबको पता है कि कोका कोला क्या है। फिर भी कोका कोला अपनी एडवर्टाइज़मेंट क्यों करता है? क्यों करता है? लोगों के दिमाग में जगह बनाए रखने के लिए। अगर कोका कोला अपनी ऐड करनी छोड़ देगा ना, 10 साल में हर कोई भूल जाएगा कि कोका कोला क्या है। तो वो रिमाइंड करवाने के लिए करता है। नया प्रोडक्ट है, वो इन्फॉर्म करेगा। अब मेरा नया प्रोडक्ट है तो मैं बताऊँगी कि मैं एसआर से हूँ, एसआरसीसी से हूँ, मैं ऐसा पढ़ाती हूँ, मैं ऐसा पढ़ाती हूँ। तो नया प्रोडक्ट है तो मुझे इन्फॉर्म करना होगा और फिर मुझे अपना बताना होगा कि मैं क्यों अच्छी हूँ, तुम मुझे क्यों खरीदो, मेरे कॉम्पिटिटर से बेटर मैं क्यों हूँ, ठीक है ना? फिर मुझे तुम्हें बार-बार पर्सुएड भी करना पड़ेगा। इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइज़मेंट, पीआर। एक-एक करके देखते हैं। एडवर्टाइज़मेंट सबसे पहले देखो, एडवर्टाइज़मेंट पूरे तरीके से इम्पर्सनल है, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट का मतलब होता है कि तुमने अखबार में, तुमने टीवी पे, आजकल तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर अपनी एक खबर चलाई। अब अखबार में क्या है ना कि अखबार का पूरा पेज होगा, उसमें से बीच में तुम्हारी ऐड होगी या फिर यूट्यूब पे वीडियो चल रही होगी, बीच में 10 सेकंड की तुम्हारी ऐड आएगी। टीवी में कार्यक्रम चल रहा होगा, 10 सेकंड की तुम्हारी ऐड आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वो अखबार, वो टीवी जितने लोगों के घरों में जाएगा, सबको सेम ऐड दिखानी पड़ेगी तुम्हें। जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, उनको मेरी सेम ऐड दिखाई देगी, उनको सेम ही ऐड दिखेगी। तो ये पूरी तरीके से इम्पर्सनल है। तुम किसी एक इंसान के साथ वन टू वन कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तुम हंड्रेड्स, थाउज़ेंड्स ऑफ लोगों को सेम ऐड तुम्हें दिखानी पड़ेगी, ठीक है? इसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। इसमें साफ मुझे पता है कि अगर कोका कोला की ऐड है, तो मतलब कोका कोला कंपनी ने पैसे दिए हैं इस ऐड के लिए। ठीक है? मुझे क्लियरली पता है कि जिसकी ऐड है, उस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। ये एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। फ्री में कोई ऐड नहीं करता, पैसा देना पड़ता है और इससे तुम्हारी ऑब्वियसली तुम्हारी गुड्स, तुम्हारी सर्विसेज, तुम्हारा आइडिया बिकता है, प्रमोट होता है। ठीक है जी? ये एक पेड अब इसके फीचर्स क्या हैं? ये एक पेड फॉर्म है, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? ये इम्पर्सनल है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तुम्हारा कस्टमर के साथ। तुम हज़ारों लोगों को सेम एडवर्टाइज़मेंट दिखा रहे हो और इसका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है कि हमें पता है जिस कंपनी की ऐड है, उसी कंपनी ने पैसे दिए हैं इस ऐड को चलाने के लिए, ओके? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सॉरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स नहीं ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस क्या है एडवर्टाइजमेंट की? क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए? पहली तो है बैड इन टेस्ट। कई लोग बोलते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, वो ऐसी होती है कि ना उसमें गलत लैंग्वेज यूज़ करी गई होती है। कोई फ़िल्म स्टार्स कोई ऐसा स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता। आग से खेल रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, है ना? अल्कोहल होता है, वल्गैरिटी होती है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को मिसगाइड करेंगी। तो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे ये सारी प्रॉब्लम होती है हमारी सोसाइटी में। पर फिर कई लोग बोलते हैं कि यार गुड टेस्ट, बैड टेस्ट तो सबका अपना-अपना है ना। तुम्हें जो अल्कोहल बुरा लग रहा है, शायद किसी और को अच्छा लग रहा हो। तुम्हें जो स्टंट बुरा लग रहा है, किसी और को बड़ा मज़ा आ रहा हो। तुम्हें जो लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही, वो किसी और को अच्छी लग रही हो। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि ये बुरी है, क्योंकि हर किसी का अपना-अपना है। कोई स्टंट जो यंग लोग हैं, वो बोलेंगे, "अरे वाह! मज़ा आ गया।"
पानी में है, आग में है, बाइक ऐसी चल रही है, गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है, यंग लोग तो खुश हो जाएँगे, जो बूढ़े लोग हैं वो एप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो कहते हैं ये तो अपना-अपना है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि भई एडवर्टाइज़मेंट मत करो क्योंकि बैड इन टेस्ट है, ये गलत है। आधे लोग ऐसा बोलते हैं। दूसरी चीज़ एड्स कॉस्ट। कहते हैं अगर तुम एडवर्टाइज़मेंट करोगे, तो एडवर्टाइज़मेंट की वजह से तुम्हारे को जो बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तुम बड़े-बड़े सेलिब्रिटी से अपनी एड्स करवाते हो, तो उसकी वजह से तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी। अरे कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट तो तुम्हें फिर भी कमाना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए तुम क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दोगे और वो जो हायर प्राइस है वो कौन देगा? अल्टीमेटली कस्टमर देगा। तो कस्टमर को एड दिखाने के लिए तुम कस्टमर की जेब से ही पैसा ले रहे हो। तो ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है कि कस्टमर को ऐड दिखाने के लिए तुम कस्टमर से ही पैसा ले रहे हो, ये तो गलत बात है। पर कई लोग डिसएग्री करते हैं इससे भी। वो कहते हैं कि भाई लोगों को पता ही नहीं चलेगा बिना एडवर्टाइजमेंट के कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है। और जब एडवर्टाइजमेंट होगी तो तुम्हारा सामान बल्क में बिकेगा जिसकी वजह से तुम्हारी कॉस्ट ऑब्वियसली रिड्यूस भी हो जाएगी। ठीक है? इससे तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, तुम्हारी सेल बढ़ेगी और तुम बल्क में सामान बनाओगे तो तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस होगी और लोगों को पता तो तभी तो पता चलेगा जब एडवर्टाइजमेंट आएगी। ठीक है? अगली, कई लोग बोलते हैं कि सोशल वैल्यूज अंडरमाइन होती हैं। ठीक है? कई लोग बोलते हैं कि यार इससे जो है ना हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चीजों के बारे में पता चल रहा है तो हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, नई नई एड्स आती जा रही हैं, हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं क्या खरीदे क्या ना खरीदे। और जो हमें नहीं भी खरीदना वो भी हम खरीद लेते हैं क्योंकि एड में ऐसा दिखाया जाता है। एड्स में हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, तो हम चीजें खरीद लेते हैं एड्स को देखकर। तो ये गलत बात है, ये एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं चाहिए। पर फिर से कई लोग बोलते हैं कि भाई इससे तो तेरी नॉलेज बढ़ रही है, तेरी मर्जी है, किसी ने धक्का किया, किसी ने जबरदस्ती करी कि मेरा प्रोडक्ट खरीद, नहीं ना, उसने अपनी एड दिखाई, तुझे लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले। ये सब मत कर कि भाई मेरे को जबरदस्ती लेना पड़ा, ऐसा मत करो। कई लोग ऐसा बोलते हैं। अगला है इंक्रीजेस द सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब कहते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट बहुत बेकार होते हैं पर उसकी एड बहुत अच्छी हो जाती है और अच्छी एड को देख के लोग बुरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अच्छी एड को देख के लोग बुरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्शन है, ये एक प्रॉब्लम है। पर फिर से कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता क्योंकि इंफीरियर सुपीरियर तो भैया तुम्हारे ऊपर है। जो लोअर लेवल लोग हैं, लोअर इनकम लोग हैं, वो तो सस्ता ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो तो इंफीरियर प्रोडक्ट ही खरीदेंगे और जो अमीर है सिर्फ वो खरीदेंगे अमीरों वाला। तो भैया इंफीरियर गुड की भी प्रोडक्ट ऐड होनी चाहिए, तभी तो गरीब लोग खरीद पाएँगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि वो गलत चीज़ है। पर फिर कई लोग उसको डिफेंड करते हैं कि नहीं भाई करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगला है कि कस्टमर को कन्फ्यूज़ करते हैं, पर कई लोग बोलते हैं कि नहीं कस्टमर को वाइडर चॉइस मिलती है। ठीक है? तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कई लोग उसके अगेंस्ट हैं, कई लोग उसके अगेंस्ट नहीं हैं। ठीक है? कई लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज़ है, कई लोग बोलते हैं ये बहुत बुरी चीज़ है, एडवर्टाइज़मेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, है ना? अगर हम ग्लोबलाइज़ेशन में देखें, तो एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़रूरी हो गई है, ताकि कंपनीज़ अपने मैसेज को है ना पहुँचा सकें, कंपनीज़ अपनी सेल बढ़ा सकें, कंपनीज़ अपनी कॉस्ट कम कर सकें। ठीक है ना? लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सोशल वेस्ट भी है। पर हम कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अ सोशल वेस्ट, rather it adds value to the social cause by giving increase to the production and generating employment। तो कहते हैं ओवरऑल अच्छी चीज है क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा, कंपनियां चलेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऐड करने वाली कंपनियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना? तो ओवरऑल अच्छी चीज है, इतनी भी बुरी चीज नहीं है। ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है? दूसरा मेरे पास आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? जो तुम्हें कॉल आती है ना कि मैडम आपको ये खरीदना है, आपको वो खरीदना है, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं उस कंपनी से बोल रहा हूँ। अब तुम 12th के बच्चे हो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से कॉल आती होगी या तुम्हें सीयूईटी वगैरह के इंस्टीट्यूट से कॉल आती होगी, है ना? हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, हमसे सीयूईटी की कोचिंग ले लो। तुम्हें वो कॉल्स आती होंगी। तो वो क्या है? वो है पर्सनल सेलिंग। वो क्या है? पर्सनल सेलिंग। वहाँ पर तुम वन टू वन, फेस टू फेस, वन टू वन बात कर रहे हो, किसी 1-2 कस्टमर के साथ तुम बड़े स्केल पे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है? इससे क्या होता है? तुम्हारा पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। जब तुम कॉल पे वन टू वन बात करोगे ना, तुम्हारा पर्सनल कनेक्शन बन जाता है कस्टमर के साथ। ठीक है? इससे एक रिश्ता बनता है कस्टमर के साथ। इससे फ्लेक्सिबल है। सामने वाला हिंदी में बात करे, तुम हिंदी में करो, इंग्लिश में करे, तुम इंग्लिश में करो। पर जो मेरी ऐड थी, ऐड में सबको हिंदी में ही दिखाऊंगी क्योंकि सबको इंग्लिश नहीं आएगी। राइट? बट कॉल पे जिसको हिंदी आती है मैं बोलूंगी, पर जिसको इंग्लिश आती है मैं इंग्लिश बोलूंगी। तो मैं हर इंसान से उसकी टोन में बात कर सकती हूँ कॉल के ऊपर,
पर्सनल सेलिंग में, पर एडवर्टाइजमेंट में सबको सेम दिखाऊँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कइयों को मेरी एड अच्छी लगेगी, कइयों को अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना? अगली चीज़, इसमें मुझे डायरेक्ट फीडबैक भी मिलेगा। सामने वाला कस्टमर मुझे बता सकता है कि उसको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ऐड तो लोग देख के स्किप कर देंगे, मुझे पता ही नहीं क्यों स्किप करी है, मेरे पास फीडबैक ही नहीं है। पर पर्सनल सेलिंग में फीडबैक है और इसमें वेस्टेज बहुत कम होती है। मैं कोई ऐसे पैम्फलेट बना के नहीं छाप रही, मैंने कॉल किया है ना? वन टू वन बात हो रही है, कोई रिसोर्सेज़ तो यूज़ ही नहीं हुए, तो इसमें मिनिमम वेस्टेज होती है, ठीक है? तो अगर हम एक डिफरेंस देखें एडवर्टाइज़मेंट और पर्सनल सेलिंग में, डिफरेंस क्या है? इसमें कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, इसमें है। इसमें लेकिन हम लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, सबको ऐड दिखा के, इसमें नहीं पहुँच सकते, लाखों लोगों को कॉल नहीं करा जा सकता। इसकी कॉस्ट पर पर्सन बहुत कम है, क्योंकि एक ऐड है, लाखों को दिखाई है। इसकी कॉस्ट पर पर्सन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक-एक बंदे को एक इंसान ने बैठ के कॉल किया है, ठीक है? इसमें मास मीडिया आता है, इसमें आप सेल्स पर्सन से कॉल करवाते हो। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, सबको सेम ऐड दिखाई जाएगी, ये फ्लेक्सिबल है, सबसे अलग-अलग तरीके से बात करी जाएगी, ठीक है? इसमें वाइड मार्केट कवर होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है? इसमें जो मैसेज है वो सेम ही रहता है, इसमें अलग-अलग मैसेज हो सकता है। इसमें फीडबैक नहीं मिलता, इसमें फीडबैक मिलता है, ठीक है? इसमें कस्टमर का इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, ठीक है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है इंटरेस्ट बने, लेकिन हाँ, इससे फाइनल डिसीजन मेकिंग हो जाती है। मतलब इसमें तो सिर्फ कस्टमर को इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ये कॉमर्स पढ़ाते हैं, पर अगर मैं कॉल पे बात करूँगी तो तुम्हारा डिसीजन बन जाएगा कि ये मैडम बहुत अच्छी है, इन्हीं से पढ़ना है। ठीक है ना? इट इज़ यूज़फुल टू अल्टीमेट कंज्यूमर बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। इट इज़ मोर यूज़फुल टू इंटरमीडिएरीज लाइक ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स। ठीक है? ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। आगे चलते हैं। अगला आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन हम यूज करते हैं शॉर्ट टाइम में। मुझे अभी इमीडिएटली दिवाली के सीजन में 1 महीना बहुत ताबड़तोड़ सेल करनी है, या मुझे एग्जाम सीजन में ताबड़तोड़ सेल करनी है, तो मैं इस टाइम पे क्या करूंगी, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दूंगी जैसे डिस्काउंट, और अपने कस्टमर को एनकरेज करूंगी कि तुम अभी के अभी शॉर्ट टर्म में इमीडिएट परचेज कर लो और मेरी सेल बढ़ा दो। जब मुझे अपना स्टॉक क्लियर करना है सर्दियों का, गर्मियों का, तो ये यूज होगा। दिवाली के टाइम यूज होगा, एग्जाम सीजन में यूज होगा, कि तुम्हें डिस्काउंट दे दिया और बोला अभी खरीद ले, 1 महीने बाद तो ऑफर चला जाएगा, अभी खरीद लो। ठीक है? तो ये वो वाली चीज है। इसके अंदर क्या होता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, नए प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑफर दिए जाते हैं। टोटल प्रमोशन एफर्ट्स में ये एक हिस्सा प्ले करता है कि अगर मैं आपको कॉल भी करूंगी और बताऊंगी कि मेरा कॉमर्स का कोर्स है, मैं ऐड भी चलाऊंगी कि मेरा कॉमर्स का कोर्स है, मैं साथ में डिस्काउंट भी दूंगी कि हाँ मेरा कोर्स खरीदो। ठीक है? तो ओवरऑल सारी चीजें एक साथ करते हैं। इससे नया कस्टमर भी आता है, क्योंकि नए कस्टमर को सस्ते में मिल रहा है, वो ट्राई जरूर करेगा, और एग्जिस्टिंग कस्टमर भी रिटेन हो जाता है डिस्काउंट देने के ऊपर। ठीक है? लेकिन कई बार इससे ना रिफ्लेक्ट हो जाता है कि क्राइसिस, मतलब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? कई बार सामने वाले को ऐसा लगता है कि इनको इतना डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा। मतलब इनका तो कोई खरीदता ही नहीं, मतलब इनकी क्वालिटी खराब होगी, मतलब सस्ता प्रोडक्ट होगा तभी डिस्काउंट दे रहे हैं। कई बार कस्टमर के दिमाग में ऐसा आ जाता है, ठीक है? और प्रोडक्ट का इमेज ही स्पॉइल हो जाता है। कस्टमर को लगता है कि अरे ये तो खराब सा प्रोडक्ट होगा तभी ऐसे दे रहे, वरना क्यों देते? ठीक है? सेल्स प्रमोशन में तुम क्या-क्या करते हो? तुम रिबेट देते हो, डिस्काउंट देते हो, कुछ रिफंड दे देते हो, ठीक है? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दे देते हो, बाय वन गेट वन दे देते हो, ठीक है? क्वांटिटी गिफ्ट कि 50 एमएल एक्स्ट्रा फ्री, क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे देते हो। लकी ड्रॉज़, लकी ड्रॉ बना देते हो। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका दे देते हो, सेम ही प्रोडक्ट का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हो। जैसे अगर तुमने मेरी किताब खरीदी, मैंने साथ में तुम्हें कुछ वो फ्री दे दिए, माइंड मैप्स वगैरह फ्री दे दिए साथ में, ठीक है? फुल फाइनेंस एट 0%। तुमने एसी खरीदा, तुम्हें बोला एसी खरीद लो, किस्तें तुम्हारी 0% इंटरेस्ट पे बना दूंगा, ठीक है? तुम्हें सैंपल दे दिया फ्री में। ये तो बहुत होता है आजकल कि जो नई-नई कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, तुमने उनसे शैम्पू खरीदा, वो साथ में तुम्हें कंडीशनर का सैंपल, छोटा-सा सैंपल फ्री भेज देंगे, ठीक है? और कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं कि हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, अगर आप जीते तो आपको इनाम मिल सकता है, ठीक है? लकी ड्रॉ टाइप ही हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रिबेट क्या है? कई बार आपको स्पेशल प्राइस दिया जाता है, इन्वेंटरी खत्म करने के लिए, सस्ता प्राइस डिस्काउंट दिया जाता है, साथ में एक सैंपल दिया जाता है। कई बार आप शो वगैरह लगाते हो कि मेले वगैरह में जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हो, कूपन्स देते हो कि ये कूपन ले आना, 1 महीने की वैलिडिटी है, 1 महीने में इस कूपन पे तुम इतना सामान खरीद सकते हो, ठीक है? प्रीमियम्स देते हो कि साथ में कोई गिफ्ट दे दिया फ्री में, बोनस आइटम दे दिया फ्री में, ठीक है ना? प्राइस कॉन्टेस्ट करते हो कि कॉन्टेस्ट वही हो गया
कि जिसकी पर्ची निकलेगी उसको ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ मिलेगा, ठीक है ना? रिफंड मिलता है, ठीक है? सेलर रिफंड कर देता है सम पार्ट ऑफ द प्राइस अगर तुम उसको लेट्स से ये होता है कि अगर तुमने जैसे कोका कोला खरीदा है, कोका कोला पी लिया, बॉटल वापस करोगे तो रिफंड मिल जाएगा ₹5 ₹10 का, ठीक है? क्वांटिटी तुम्हें बाय वन गेट वन फ्री दे दिया, ठीक है? और पूरा फाइनेंस दे दिया 0% पे कि तुमने एसी खरीदा है, एसी की 5 इंस्टॉलमेंट्स बनाई हैं, पर इंटरेस्ट कोई नहीं लगेगा, ठीक है? चलो लास्ट टॉपिक क्या आता है मेरे पास पब्लिक रिलेशंस का पीआर का। पब्लिक रिलेशन तो पीआर तो तुमने आजकल देखा ही होगा बॉलीवुड में हर किसी की पीआर चलती है। नॉट जस्ट बॉलीवुड इवन मैंने तो एडटेक में भी बहुत देख लिया है, एजुकेशन में भी जो भी बड़े-बड़े कोचिंग माफिया हैं, सबकी पब्लिक रिलेशन सबकी पीआर चलती है। मतलब सबके फैन पेजेस है। तुमने देखा होगा किसी भी टीचर के बहुत सारे फैन पेजेस होते हैं, ठीक है? तो फैन पेजेस अब तुम एक चीज़ सोचो जो टीचर्स हैं, जिनके फैन पेजेस हैं, उनका कस्टमर कौन है? उनका फैन है कौन? 8th का बच्चा, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा। अरे 9th 10th का बच्चा अपनी पढ़ाई करेगा या तुम्हारी क्लासेस के क्लिप्स काट-काट के, बढ़िया-सी एडिटिंग करके वो सारा दिन अपलोड करेगा? क्योंकि 9th 10th का कोई टीचर है, उसका फैन कौन है? 9th 10th का बच्चा ही है उसका फैन तो। लेकिन वो बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे या सारा दिन बैठ के फैन एडिट बना के डालेंगे? ऑब्वियसली वो नहीं डालेंगे बच्चे। तो एक्चुअल में कोई फैन होते नहीं है जो तुम्हारे फैन पेजेस बनाते हैं, फैन एडिट्स बनाते हैं। जो बड़े-बड़े व्लॉगर्स हैं उनका भी ऐसे ही होता है। कोई पेज नहीं होता, कोई उनका फैन नहीं होता जो ये सब कर रहा होता है। वो खुद डेडिकेटेड एजेंसीज़ को बोलते हैं कि तुम एक पेज बनाओ, जिस पेज का नाम होगा कि दिस व्लॉगर फैन पेज, दिस टीचर फैन पेज और तुम उस फैन पेज पे मेरी वीडियोस डालो, एडिट्स डालो कट कर करके। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में फैन्स नहीं डालते वो सब। एक्चुअल में जो कंपनी होती है, जो टीचर है, जो व्लॉगर है, जो भी बिज़नेस है, वो खुद अपने फैन पेजेस बनवाता है। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, खुद अपने फैन पेज बनवाते हैं, खुद उनसे अपनी वीडियोज़ पोस्ट करवाते हैं, खुद पैसा देके। पर तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें लगेगा कि ये मैडम जी का कोई फैन है, जिस फैन ने डाला है, ये इस टीचर का फैन है। मतलब पहले मुझे भी लगता था 9th के बच्चे इतने इनके फैन कैसे हैं? फिर मुझे समझ आया कि 9th का बच्चा कर ही नहीं सकता यार ये सब। वो पढ़ाई छोड़ के ये सब कर ही नहीं सकता। सो एक्चुअल में फैन नहीं होते। एक्चुअल में ये खुद आजकल ऐसे आप अगर अगर गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी पीआर एजेंसीज़ हैं। वो पीआर एजेंसीज़ क्या बोलती हैं कि तुम हमें महीने का 1.5 लाख रुपए दो। 1.5 लाख रुपए में हम तुम्हारे 15 इंस्टाग्राम पेजेस बनाएँगे, 10 यूट्यूब चैनल्स बनाएँगे और उन पे शॉर्ट्स डालेंगे, रील्स डालेंगे, फैन अच्छा वो बच्चों का नाम लिखेंगे, किसी भी रैंडम इंसान का नाम लिख देंगे, राहुल, है ना? ये राम, श्याम कुछ भी, है ना? और बोलेंगे राहुल और इसका फैन। और फिर वो तुम्हारी रील्स डालेंगे, शॉर्ट्स डालेंगे जो वायरल होती हैं, बढ़िया-बढ़िया गाने लगा के वो सब करके। तो ये पीआर है, ये सारी क्या है पीआर है। पीआर के अंदर क्या हो रहा है ना, तुम छुपते-छुपाते पैसे दे रहे हो। सामने वाले को क्या लगेगा, कस्टमर को क्या ऑडियंस को क्या लगेगा ये फैन पेज है। पर पीछे से क्या है, जो बिज़नेस है उसी ने पैसा दे रखा है, इस फैन पेज को चलाने के लिए। कस्टमर को ऑडियंस को लग रहा है कि ये तो फैन है। एक्चुअल में वो कंपनी ने ही पैसा दे रखा है। वो होता है पब्लिक रिलेशन, वो होता है पीआर। ठीक है? सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ करते हैं, सारे बिज़नेसेस करते हैं, सारे टीचर्स, व्लॉगर्स, तुम्हारे कोई भी बड़ा यूट्यूबर है, एवरीवन डू दिस। कोई किसी का ऐसा फैन पेज होता नहीं है। ठीक है? वो सारी एजेंसीज़ होती हैं। ठीक है? तो पब्लिक रिलेशंस में क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंपनी का इमेज। अब देखो तुम्हारी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? तुम्हारी इमेज बनाने के लिए कि अरे इनके तो बड़े फैन हैं, उसके लिए किया जाता है। और इट्स प्रोडक्ट टू स्ट्रेंथन द रिलेशंस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज इन सब के लिए किया जाता है। ठीक है? इसमें आप न्यूज़ में आपका अच्छा जितने भी अवार्ड होते हैं कि इस टीचर को टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, व्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, सारे के सारे अवार्ड्स बिके हुए होते हैं। अगर तुम मैं मतलब मैं तुम्हें अपनी ईमेल दिखाने जाऊँ, मेरे पास हर दिन ईमेल आती है कि हम आपको ये वाला अवार्ड देंगे, आपको 50,000 रुपए देने हैं। हर दिन ईमेल आती है, तो एवरी अवार्ड, ठीक है, एवरी कोई भी स्पीच तुम कहीं देने जाते हो, तुम किसी न्यूज़ चैनल पे आते हो, तुम कुछ भी करते हो, सब कुछ बिका हुआ होता है। सब कुछ अगर अगर तो मुँह पे बिका हुआ है कि हाँ भाई इसने अपनी एड चलाई है, फिर तो एडवर्टाइज़मेंट है। पर अगर मुँह पे तो ऐसा है कि इसको अवार्ड मिला है, मुँह पे तो ऐसा है कि फैन पेज है, मुँह पे तो ऐसा है कि अरे नहीं-नहीं न्यूज़ किसी और ने छापी है, तब वो पीआर है। क्योंकि पीछे से पैसा तो उसी ने दे रखा है ये सब करवाने का। ठीक है? अच्छा कोई स्पोर्ट्स इवेंट आप करवाओ, कोई चैरिटी वगैरह तुम करवाओ, ठीक है?
फंक्शंस क्या है पीआर के? पब्लिसिटी। अब देखो ये नॉन पर्सनल है, पर ये नॉन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। क्या बोला? नॉन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, इसका कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं है। मतलब तुम्हें पता चल ही नहीं सकता कि ये फैन पेज किसने बनवाया है, इस फैन पेज को कौन चला रहा है, इस फैन पेज का पैसा किसने दिया है, तुम्हें पता चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो फैन बोला गया है, एक्चुअल में नहीं बोला गया है कि ये इस टीचर का है, ये इस व्लॉगर का है। तो वो अनआइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, ठीक है? प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पॉजिटिव मैनर। आपको पॉजिटिव दिखाया जाता है कि अरे कितने कूल बंदे हैं, ये तो कितना कूल व्लॉगर है, ठीक है? अच्छा, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कई बार अपने न्यूज़लेटर्स वगैरह लोग छापते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह छापते हैं, ठीक है? अपनी डिटेल्स देने के लिए ब्रोशर वगैरह, ठीक है? फिर आता है लॉबिंग। कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिनिस्टर्स से रिलेटेड आपको जो है कुछ काम करना होता है, तो वो सब भी इसमें आती है पीआर में, कि मिनिस्टर्स वगैरह को पैसे खिलाना, उनके साथ उठना-बैठना, वो सब पीआर में आता है, ठीक है? काउंसलिंग करना, जो पीआर है वो क्या करती है? पीआर जाके आपकी मतलब जो पीआर एजेंसीज़ होती हैं, वो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को बताती हैं कि हमने आपका फैन पेज बनाया, आपके फैन पेज पे हमने ये वीडियो डाला, इसके नीचे इतने हेट कमेंट आए हैं। तो मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट देखेगी कि भैया हेट कमेंट क्यों आए, है ना? तो मैनेजमेंट वो देखेगी। तो ये मैनेजमेंट को बताती है कि उन चीज़ों के बारे में जिससे उसकी इमेज इफेक्ट हो सकती है कंपनी की, ठीक है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आपके बिज़नेस का स्मूथ फंक्शनिंग होता है, ठीक है? बिल्ड द कॉर्पोरेट इमेज, आपकी इमेज ऐसी बन जाती है कि भैया इससे ज़्यादा फैन तो किसी के है ही नहीं, ठीक है? और पब्लिक का इंटरेस्ट बन जाता है आपके प्रोडक्ट में, और जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, तो उस सब में पब्लिक का इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है? बस यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशन पढ़ ली, एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पीआर, ठीक है? उससे पहले 4 पीस पढ़े हैं, 4 पीस से पहले हमने मार्केटिंग फंक्शंस पढ़े हैं, मार्केटिंग फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पूरे चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट इस चैप्टर के सॉल्व कर लेना अपने आप से उठा के। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी चीजों का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पे जाके हमें फॉलो जरूर कर लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना। मेरे ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, इन नोट्स से याद कर लेना, हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, डन लिखो कि हाँ पूरा चैप्टर हमने डन कर लिया है। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।